वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों इस वीडियो में जीएस का फुल लेंथ टेस्ट 200 नंबर का आरओ यार होगा जो 3 घंटे का पेपर होना है। जीएस 140 नंबर 60 नंबर की हिंदी 200 नंबर का टेस्ट दिया है। बढ़िया से इसको लगाइए बैठ के एक ही बार में, ये नहीं 20 क्वेश्चन लगा रहे हो जा रहे हो फिर रील देख रहे हो यूट्यूब पे शॉर्ट देख रहे हो। बैठ के पहले अच्छे से इसको लगाओ, टाइमिंग देखो, सिटिंग आर अपने बढ़ाओ, अपने पुट्ठे निदम पुष्ट इनको बैठने की आदत दो, इनको बेड पे लेटने की आदत मत डालो इनकी। है टांग पे टांग चढ़ा के पढ़ रहे हैं वीडियो देख, टेबल चेयर लगाओ, बैठ के पढ़ो, सिटिंग आवर्स अपने बढ़ाओ। अगर आपको अधिकारी बनना है साल 1.5 साल के अंदर तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी दिनचर्या, पढ़ने के तरीके को बदलना होगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐसे ही टेस्ट हमारी ऐप पे भी चल रहे हैं, शानदार प्रैक्टिस कर सकते हो उन ऐप पे लेके, उसमें सारे टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा जितना जीएस में दिया हुआ है, तो लगाइए इसको पूरा। तो दोस्तों आरओ का फुल लेंथ टेस्ट सामान्य अध्ययन और हिंदी यानी जीएस और हिंदी का हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। 200 नंबर का ये टेस्ट है, टेस्ट नंबर 21। ठीक है, तो अगर आप टेस्ट लगाए नहीं हैं तो हमारी ऐप पे टेस्ट को आप लगा भी सकते हैं ना, पूरा 3 घंटे का टाइमर चलेगा उसमें। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। पहले ही कुछ गाइडलाइन बता दे रहा हूँ कैसे आपको क्या करना है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, अब मैं इंग्लिश हिंदी दोनों, आपको वर्डिंग तो पढ़ने में तो बहुत टाइम लगेगा इसलिए मैं आपको ब्रीफ करूंगा, है ना, और फिर ऑप्शन से आप देखिए आपको कितने आ रहे हैं कितने नहीं। जैसे पहला ही सवाल है, 2011 की जनगणना में कह रहा है केरल जो है वो सबसे अधिक लिंगानुपात है, यानी सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा केरल का है। जनगणना पे बेस सवाल है। बिहार जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण और शहरी यानी रूरल अर्बन दोनों में ही शिशु लिंगानुपात सबसे कम है, यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे कम है। तो कौन सा सही है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा सही हो जाएगा, 1 और 2, तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हिमाचल की जगह क्या होना चाहिए था, हरियाणा सही उत्तर होगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये आपका सेंसस का तैयार हुआ, हरियाणा। दोबारा फिर से देखिए, आपका जनगणना पे बेस सवाल ही है 2011 का। कह रहे हैं 2011 की जनगणना में क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया के टर्म में सबसे छोटा जो जिला है वो संत रविदास नगर यानी भदोही है, पहली चीज़। दूसरा, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन में जो लिंग अनुपात है, सेक्स रेशियो है 951 है। और प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखें तो अनुसूचित जाति जनसंख्या परसेंटेज वाइज जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है उसमें उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे आता है और यूपी का सेक्स रेशियो 911 है। ठीक, कौन सा गलत है? तो यहाँ पे डी वाला गलत हो जाएगा आपका ना, डी वाला, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है यानी लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश में 912 है। ठीक है, और बाकी ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। और ये भी आपको याद रखना, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन में। तो आपके मन में सवाल आना चाहिए चौथे पे ठीक है पर पहले पे कौन है? तो पहले में पंजाब आएगा परसेंटेज की दृष्टि से एससी पॉपुलेशन में, दूसरे पे हिमाचल प्रदेश है, तीसरे पे वेस्ट बंगाल है, चौथे पे आपका आ जाएगा ये। ठीक है, फिर से आपको इसमें सही बताना है, चुनना होगा आपको कि कौन सा सही होगा। तो सबसे पहला सवाल देख लेते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश में जो 0 से 6 साल की शिशु जनसंख्या है यानी चाइल्ड पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा बहराइच में थी, नंबर 1। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला यानी जो लोवेस्ट पॉपुलेशन है वो महोबा। सबसे अधिक दशकी जनसंख्या यानी डिकेडल जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो गौतम बुद्ध नगर में हुई थी। और सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व ये गाज़ियाबाद में है। कौन सा सही होगा यहाँ पे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं और बेहद इंपॉर्टेंट सवाल देखिए। तो इसी तरह से एससीएस के टेस्ट का फ़ायदा क्या है? आप देखिए दुनिया के बहकावे में आएंगे तो आप कुछ नहीं होगा, है ना। लोग कोई नहीं चाहता, पढ़ते सब यहीं से, लगाएंगे सब यहीं से, आपको मना कर देंगे अरे ना लगाओ टफ है। भाई देखो अभी मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए, तीनों में आपका शानदार 2011 सेंसस का रिवीजन हुआ कि नहीं? ऐसे ही आप हमारे 30 टेस्ट आरओ के चल रहे हैं, आप उनको लेके शानदार प्रैक्टिस करिए फुल लेंथ टेस्ट। इससे आपका सेंसस, मिसलेनियस के सारे टॉपिक, हिस्ट्री के सारे टॉपिक, ज्योग्राफी के सारे टॉपिक, पॉलिटी के सारे टॉपिक, करंट अफेयर्स के सब कुछ रिवीजन हो जाएगा आपका। आपको बार बार क्या है ना, जीएस की बुक्स खोल खोल के क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ ये डाउट, ये डिलेमा आपकी दूर हो जाएगी। तो आप ले सकते हैं, नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फिर निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है, इसमें से कौन सा सही है। अगला सवाल है बॉर्डर से रिलेटेड, ठीक है, सीमा साझा का। तो ये कह रहा है ये उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करने वाले ज़िले, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले ज़िले और हरियाणा के साथ, इनको चेक करो कौन सा सही है। तो उत्तराखंड के साथ कह रहा है यूपी के पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो
ये क्या उत्तराखंड से बॉर्डर शेयर करते हैं। और नेपाल से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर बरेली। हरियाणा से सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। कौन सा सही है देखिए, सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट यहाँ सही है जाएगा, क्योंकि ये जो पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज है ना, ये उत्तराखंड नहीं, यहाँ नेपाल होना चाहिए था। नेपाल से साझा करते हैं, और ये जो है नेपाल से नहीं उत्तराखंड से साझा करते हैं। ठीक है, तो आपको यूपी जीके में बॉर्डर जरूर याद रखने हैं, सवाल बॉर्डर से मतलब मैप से ज़रूर आता है ना, बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं। 3 सही है। अब 5वें में सही विकल्प चुनना है। उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है वो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है ललितपुर जिला। छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र, यानी यूपी का डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र है, छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर करता है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जिले जो है वो दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन सा सही है देखिए, यूपी जीके का सवाल है, बहुत शानदार। तो तीनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अगर आपको हल्का सा भी याद हो, मस्त तीनों सही है। चलो, अब ये आपका एग्रीकल्चर का सवाल आ गया, ठीक, कि धान की खेती यानी जो पैडी फील्ड है उसको कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जानते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के टर्म में। फ्लोरा फौना किसी विशेष क्षेत्र या पर्यावरणीय स्थिति में रहने वाले सभी पौधों और जानवरों के संग्रह को बताते हैं। फ्लोरा फौना क्या है, पौधे और प्लांट है। घास, बकरी, मानव तीनों आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, यानी फूड चेन बनाते हैं। लकड़ी काटने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है। लुम्बरिंग, एक ये टर्म लुम्बरिंग इंग्लिश में याद रखना, लकड़ी काटने को बोलते हैं। तो कौन सा सही होगा देखिए, बिल्कुल सही है, चारों ही स्टेटमेंट है ना, बिल्कुल सही हो जाएंगे। 7वां देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सबसे अधिक होता है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण चूने का पानी हवा में रखने पर दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। जो लाइम वाटर है अगर आप ओपन एयर में रख दो तो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। और अग्निशमन यानी जो फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं होते आग बुझाने वाले, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं अग्निशमन पे। और मीठे स्थल पे जो होते हैं यानी जो कार्बोनेटेड वाटर होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में, उसमें कार्बोनेटेड पानी का प्रमुख घटक है मीठा शीतल पे। कौन सा सही है, पांचों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। साइंस का सवाल कह सकते हो आप इसको, ठीक है। फिर से इसमें सही बताना है आपको, कौन सा उत्तर सही होगा। वाहनों से मुख्य रूप से निकलने वाली प्रदूषित गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। यानी जो एयर पोल्यूटेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो डिजॉल्व हो जाता है हीमोग्लोबिन में मोर क्विकली देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इतनी जल्दी नहीं घुलेगा जितना कार्बन मोनोऑक्साइड घुल जाएगा। दूसरा, बिटुमिनस समान किस्म का कोयला है, कॉमन टाइप। कोयले के एंथ्रेसाइड रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन में पाया जाता है। जो मैक्सिमम परसेंटेज कार्बन मिलता है वो एंथ्रेसाइड में मिलता है। और नर्चरिंग यानी अधिपोषण, इसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है। कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो पांचों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, कोई भी गलत नहीं होगी। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने अगला प्रश्न, सही बताना है। साइंस का सवाल है। रोजर बेकन बारूद का आविष्कार किया था। बोरॉन तत्व एक धात्विक और अधात्विक दोनों के रूप में रासायनिक व्यवहार करता है, यानी मेटलिक और नॉन मेटलिक दोनों का काम करता है। लाइटेस्ट मेटल यानी सबसे हल्की धातु ऑस्मियम और सबसे भारी धातु कह रहा लिथियम है। जर्मेनियम तत्व एक अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में यूज़ करते हैं, यानी जर्मेनियम जो है एक सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है जिसको ट्रांजिस्टर में इस्तेमाल करा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 4 सही हो जाएगा। तीसरा गलत है क्योंकि सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी धातु ऑस्मियम है ना। हैवीएस्ट जो मेटल होगा वो ऑस्मियम और लाइटेस्ट मेटल लिथियम, ठीक है। बाकी ये तीनों सही है। ये बेहद इंपॉर्टेंट सवालों का संकलन है ये, इसको आप लगाएंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। देखिए आप जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट करें, मेरी बात 2 मिनट ध्यान से सुनिए, थोड़ा इंटरप्ट करूँगा। चाहे यूपीपी से 2025 का प्री दे रहे हो, आरओ देंगे, बीपीएससी का अगर आप दे रहे हैं ना जो 13 सितंबर को होना है, या मान लीजिए आप 2026 में भी यूपीपी से देंगे। अगर आप एससीएस के टेस्ट के सवाल और प्लस जो हम क्विज़ में कराते हैं, जिसने भी टेस्ट और क्विज़ की प्रैक्टिस कर ली ना अच्छे से, तो उसका प्री कभी नहीं रुकेगा, है ना। ये फैक्ट बात है। प्री का कट ऑफ हर हाल में आप इजीली निकाल सकते हो। मेंस के लिए आपको ग्रिलिंग करनी पड़ती है, आंसर राइटिंग वगैरह, है ना। तो सब कुछ प्री और मेंस के नोट्स, टेस्ट, क्विज सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा इन नंबरों पे कांटेक्ट करके, जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट करना चाहते हैं।
अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए, असर्शन रीजन वाला सवाल है। कह रहा है अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम इन द अर्थ क्रस्ट इज मोर देन दैट ऑफ आयरन, स्टिल एल्युमिनियम इज मोर एक्सपेंसिव। यानी पृथ्वी की परपट्टी में एल्युमिनियम की मात्रा कह रहा है लोहे से ज़्यादा है। जो अर्थ क्रस्ट होता है यहाँ पे कह रहा है एल्युमिनियम ज़्यादा है लोहे से, फिर भी एल्युमिनियम ज़्यादा महंगा है। कारण क्या है? लोहा उत्पादन की धात्विक विधियाँ यानी आयरन प्रोडक्शन की जो मेटलिक मेथड है, एल्युमिनियम उत्पादन की विधियों से ज़्यादा महंगी होती है। अब ये थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे आपका ए सही है, आर गलत है ना, क्योंकि लोहा उत्पादन की जो धात्विक विधि है वो आसान है, एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन की विधि थोड़ी महंगी पड़ती है, एक्सपेंसिव होती है, इसलिए, है ना। ये बिल्कुल सही है कि अर्थ क्रस्ट में लोहे से ज़्यादा एल्युमिनियम है, पर हमें आसान पड़ता है आयरन प्रोडक्शन एल्युमिनियम की अपेक्षा, क्योंकि एल्युमिनियम निकालना महंगा होता है। तो आर फॉल्स है, ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, कौन सा सही है? नाभिकीय रिएक्टर जो होता है, इसमें भारी जल का कार्य है न्यूट्रॉन की गति को कम करना, है ना, स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन को कम करना। आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसके वायु दाब से 2 गुना होता है किसी गैस का, है ना। किसी गैस का जो आणविक द्रव्यमान है उसके वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर, मॉलिक्यूलर मास डबल होता है। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को प्रकाश अपघटन कहते हैं, यानी फोटोलिसिस क्या होता है। किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलक्षण गुणधर्म परमाणु क्रमांक होता है, यानी आपसे एटॉमिक नंबर पूछ रहा है, क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। तो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। कौन सा सही होगा यहाँ पे? 5 नहीं 4 हैं, चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। याद भी करना है, अगर नहीं जो क्वेश्चन आ रहा है उनको याद भी कर लेना। अब असर्शन रीजन पे बेस सवाल आ गया है फिर से। कह रहा है खाना बनाने के जो बर्तन है जैसे कुकर वगैरह, उसमें लकड़ी या एबोनाइट के हैंडल हम लोग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई? कह रहा है क्योंकि वुड और एबोनाइट जो है अच्छे सुचालक हैं, यानी गुड कंडक्टर हैं हीट के। तो ये तो गलत है भाई, गुड कंडक्टर नहीं बैड कंडक्टर हैं, कुचालक हैं, है ना। बैड कंडक्टर कुचालक होते हैं। तो आर गलत है ना, आर असत्य सिर्फ यहाँ दिख रहा है, तो यानी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 13 देख लेते हैं, कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 और ये इस पर बेस सवाल है। मतलब मेजर ध्यानचंद को मिला है, 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के अंतर्गत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 लोगों को दिया, और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के अंतर्गत द्रोणाचार्य पुरस्कार 6 लोगों को मिला है। केरल के कोझिकोड स्थित कप्पड़ समुद्र तट, किन्नौर स्थित चाल समुद्र तट को ब्लू फ्लैग मिला है। ये करंट अफेयर्स का सवाल है। और इस्पात निगम लिमिटेड को आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा संरक्षण पुरस्कार मिला है। यहाँ पे देखिए बी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि द्रोणाचार्य पुरस्कार 6 नहीं 5 लोगों को मिला है ना। याद रखना इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का सवाल है। अब फिर मिसलेनियस में आपका टाइगर सेंसस पे बेस्ड सवाल है। ये कौन सा गलत है? यानी कह रहा है जो बाघ जनगणना हुई है उसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा राज्य वन विभागों, संरक्षण और भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ साझेदारी में 4 वर्ष में की जाती है। यानी टाइगर सेंसस जो है कह रहा है कौन निकालता है ये बताना है आपको। तो टाइगर सेंसस 4 साल में कह रहा आता है बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, पार्टनरशिप स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक कह रहा स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे 2005 में स्थापित किया गया था। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का जो गठन है ये वन्य जीव अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 38L क्लॉज 1 के तहत हुआ है। कौन सा सही है भाई? मतलब कौन सा गलत है? कोई गलत यहाँ नहीं होगा, है ना। और इम्पॉर्टेंट है ये याद रखना काफ़ी। अगला सवाल देख लेते हैं, गलत ऑप्शन बताना है यहाँ पे आपका कौन सा गलत है। कह रहा है असम स्टेट जो है वो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और 2 हिस्सों में बांट देती है इसको। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है जो पाक डमरू मध्य से अलग होता है यानी पाक स्टेट से। तो बहुत ही आसान हो गया ये गलत है। आपको पता होगा त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा ये 3 तरफ से बॉर्डर शेयर करता है, त्रिपुरा, है ना। ये तो सिर्फ पहला गलत है। अब 16 में आपको सही पहचानना है कौन सा है। जितने भी 7 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं कह रहा है उनको 7 सिस्टर बोला जाता है। और 1947 में इंडिया पाकिस्तान जो बॉर्डर शेयर कर रहे थे, ये रेडक्लिफ लाइन इसका नाम है, ग्रेट ब्रिटेन ने दिया था। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय का प्रतिच्छेदन सूरजपुर में होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कट करते हैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट होता है 82.5 डिग्री ईस्ट से। कौन सा सही है? चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी आपको सही बताना होगा कौन सा सही होगा। हिमालय पर्वत की जो सबसे आउटर मोस्ट रेंज यानी बाहरी श्रृंखला है उसको शिवालिक बोला जाता है। और निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच लंबवत घाटी को दून कहते हैं, डून्स, है ना। जो परपेंडिकुलर वैली होती है बिटवीन लोअर हिमाचल
एंड शिवालिक, उसको डून कहते हैं। और रेंज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, यानी नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट के जो आता है उसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय या हिमाद्री। और हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। कौन सा सही है? चारों स्टेटमेंट सही हैं, यहाँ पे कोई गलत नहीं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इसके बारे में कर देता हूँ। जैसे ये काराकोरम होती है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इनको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय, है ना, हिंदी में भी ट्रांस हिमालय बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। उसके बाद आ जाता है ग्रेट हिमालय, है ना। अब ग्रेट हिमालय को हिमाद्री भी बोलते हैं, है ना, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री बोल सकते हो आप। फिर आती है आपका मिडिल हिमालय, क्या आता है, मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय कहते हो आप इसको, मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय। सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ यहीं ग्रेट हिमालय ही में है। मिडिल हिमालय के बाद जो आउटर रेंज आती है ना, उसको शिवालिक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? शिवालिक। अब इसमें वही पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागा टिब्बा, ये सब आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ चारों स्टेटमेंट सही है। 18 में भी आपको सही बताना होगा यहाँ पे कौन सा विकल्प सही है। अब धारवाड़ रॉक और आर्कियन ऑर्डर, दो पे बेस सवाल है। यानी धारवाड़ क्रम की चट्टानें कह रहा कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर, मेघालय पठार, यहाँ पे पाई जाती हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है हिमालय, लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमाऊं क्षेत्र में पाई जाती हैं। कड़प्पा संरचना आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो ये तीनों रिवीजन हो जाएगा। देखिए आपका धारवाड़ रॉक पूछेगा, आर्कियन, कड़प्पा, तीनों रिवाइज। तो यहाँ पे पहले सही की बात करें अगर, तो सही में कौन सा है? सही है आपका सिर्फ और सिर्फ सी वाला। क्यों? क्योंकि कड़प्पा स्ट्रक्चर ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में ही पाया जाएगा। जो आर्कियन रॉक है वो पाई जाती है, आर्कियन ऑर्डर, ये तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, MP, बुंदेलखंड, राजस्थान। ये धारवाड़ रॉक जो है ये पाई जाएगी आपकी लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमाऊं रेंजेस में, ठीक है। अब 19 में आपको गलत बताना है। कौन सा गलत है? कि भारत का सर्वोच्च शिखर, हाईएस्ट पीक भारत का माउंट K2 है, वर्तमान में ये POK में है, ठीक। भारत के कोयले का विशाल भंडार जो है, यानी कोल का सबसे ज़्यादा रिजर्व सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्रा के मैदान की गोंडवाना शैलों में है, गोंडवाना रॉक में। विश्व के नवीनतम पर्वत जो है हिमालय, यूराल, एंडीज, ये सभी फोल्ड माउंटेन है, यानी वलित पर्वत है, चाहे हिमालय हो, चाहे यूराल हो, चाहे एंडीज हो। तो एंडीज आपको पता ही है साउथ अमेरिका में है, यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करते हैं, इधर रशिया में, और हिमालय तो पता ही है। तो कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। 20 में आपको सही बताना है, कौन सा सही होगा। दक्कन ट्रैप, यानी इसकी जो उत्पत्ति है सीनोजोइक काल में हुई है, कह रहा पश्चिम घाट क्रिटेशियस काल में हुई है। अरावली पर्वत प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है। नर्मदा ताप्ती जो है ये प्लेइस्टोसीन काल में हुई है। तो अगर आपने सीनोजोइक पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड, प्री कैम्ब्रियन, प्लेइस्टोसीन पढ़ा है तो आप इसको बता ले जाओगे भाई कि दक्कन ट्रैप की क्रिटेशियस पीरियड में हुई है। वेस्टर्न घाट माउंटेन की जो है सीनोजोइक पीरियड में हुई है, यानी ये दो मिलान गलत थे। अरावली ठीक है, प्री कैम्ब्रियन, नर्मदा भी ठीक है, प्लेइस्टोसीन पीरियड। 3 और 4 सही हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सही विकल्प बताना है आपको, सही है विकल्प इसमें से कौन सा है। केरल का कुट्टानाड भारत का कह रहा है न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी जो पेक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसके अनुसार भारत पेंजिया का भाग है। पटकाई पहाड़ियाँ जो हैं, पटकाई हिल्स, ये असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पड़ती हैं। विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी यानी स्टीपेस्ट पीक जो है दुनिया की राकापोशी है, जो कि ट्रांस हिमालय में है। कौन सा सही है? 3 और 4 सही है, 3 और 4। क्योंकि भारत आपको पता होगा पेंजिया तो पूरा एक लैंड मास था ना, फिर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड अलग हुए थे। भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ये गलत है। कुट्टानाड ये केरल में है, जो कि सबसे लोवेस्ट एल्टीट्यूड रीजन है इंडिया का। कुट्टानाड केरल में, ये 2 गलत है, 3 4 सही है। अब 22 में भी आपको गलत बताना है, कौन सा गलत है। सतपुड़ा दक्कन पठार का भाग है और इसका विस्तार MP महाराष्ट्र में है। केरल का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यॉरकॉट तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास है। बालघाट जो पर्वत है, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी है, सतमाला, ये महाराष्ट्र में है। बालघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला। तो बहुत ही आसान, देखो यहाँ हो गया। केरल का अगर प्रसिद्ध स्टेशन है वो तमिलनाडु के कस्बे में क्यों होगा? तो ये तमिलनाडु का वो है ना प्रसिद्ध हिल स्टेशन है यॉरकॉट, तो ये गलत था, बाकी ये दोनों ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। बोम्पोका आइलैंड जो कह रहा है जिसे पोहाट के रूप में भी जाना जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। बोम्पोका कहाँ है? अंडमान निकोबार में। निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियोर है, जो कि ग्रेट निकोबार में है भाई। और लक्षद्वीप का दक्षिणतम द्वीप जो है, यानी लक्षद्वीप का सदर्न जो आइलैंड है वो सेपरेट होता है 8 डिग्री चैनल से।
ये गलत है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय ये 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, 9 डिग्री से, ठीक है। तो यहाँ सही पूछ रहा था तो 1 और 2 सही होना चाहिए, सिर्फ सी वाला गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, गलत बताना है यहाँ पे कौन सा गलत होगा। अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका पहले नाम था व्हीलर द्वीप या व्हीलर आइलैंड, महानदी ब्रह्मपुत्रा के मुहाने पर है। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है, जहाँ बहुपति विवाह होता है, यानी पॉलिंड्री सिस्टम करती है परफॉर्म जोलिंड्री ट्राइब, जौनसारी ट्राइब उत्तराखंड की। कोरबा ट्राइब ये झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, कोरबा ट्राइब। कौन सा गलत है? कौनों गलत नहीं है, बिल्कुल सही। 25 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है ये सब। सहरिया जनजाति के बारे में सवाल है कि ये जो है राजस्थान की जनजातियों में से एक है, सबसे ज़्यादा 12 जिले में मिलती है। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया जाता है। यानी आप कैसे डिसाइड करोगे कोई ट्राइबल एरिया को? कल्चरल स्पेशलाइजेशन, डिफरेंट हैबिटाट्स है। बोडो जनजाति एक नृजाति और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्वी गारों में पाई जाती है, यानी एथनिक और मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी है, गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में मिलती। कौन सा सही होगा यहाँ पे? पहला, दूसरा देखिए और तीसरा, तीनों ही वैसे सही है यहाँ पे, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। चलिए 26 नंबर में आपको गलत पहचान करनी है। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, उसे अपवाह द्रोणी कहा जाता है, यानी ड्रेनेज बेसिन कहते हैं, कह रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, रकाश लेक से। कोसी नदी पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है। तो यहाँ पे गलत देखिए पहला ही है, क्योंकि जो स्पेसिफिक एरिया से यानी विशिष्ट जल क्षेत्र से बहा के आती है उसको कैशमेंट एरिया बोलते हैं। पहली चीज़, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैशमेंट एरिया। और हिंदी में बात करें तो जल ग्रहण क्षेत्र बोला जाता है, जल ग्रहण क्षेत्र। बाकी ये तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न में आपको सही बताना है कौन सा होगा। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्रा धुबरी के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है और दक्षिण की ओर बहती है। ब्रह्मपुत्रा पे सवाल है। बांग्लादेश में तीस्ता ब्रह्मपुत्रा नदी के दाहिने किनारे पर मिलती है, जहाँ इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी अंत में पद्मा में मिल जाती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी के लिए चारों स्टेटमेंट इसके सही है। इंपॉर्टेंट सवाल। 28 में आपको बताना है, गलत विकल्प की शुरुआत करनी चुनना है। वेम्बनाड लेक कह रहा है भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे ऊंची हिमानी निर्मित झील यानी ग्लेशियर लेक देवताल झील है, कुमाऊं हिमालय में। वुलार लेक जो है झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील यानी ऑक्सबो लेक है वुलार लेक। चिलिका उड़ीसा में है जो कि भारत की खारे पानी की बृहत्तम लगून है, सबसे बड़ी लगून लेक है। तो आसान है सबसे, इसमें गलत जो है ये कुमाऊं हिमालय में नहीं, ये गढ़वाल हिमालय में है देवताल लेक, गढ़वाल हिमालय, ठीक है, देवताल लेक। 29 में भी आपको गलत पहचानना है, कौन सा गलत होगा। कह रहा है जल क्रांति जो अभियान है सरकार ने 2018-19 में लॉन्च करा था पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी वाटर का उसको बनाने के लिए। राष्ट्रीय जल मिशन 2021 के अंतर्गत देश में जल संरक्षण के लिए आया था। कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का अधिकतम भाग DFC प्रकार की जलवायु में आता है, DFC में। कौन सा गलत है? पहला गलत हो जाएगा। जल क्रांति अभियान ये 2015-16 में आया था, ठीक है, बाकी ये सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ठीक। चलो 30 गलत बताना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल है। साउथ वेस्ट बेल्जियम यानी दक्षिण पश्चिम बेल्जियम और समीपवर्ती फ्रांस है, इसको फेलेंडर्स कहते हैं और यह प्रदेश वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी साउथ वेस्ट बेल्जियम एंड एडजेसेंट जो फ्रांस है इसको फ्लेंडर्स बोला जाता है, फेमस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। ओसाका जो जापान का है, यहाँ सूती वस्त्र उद्योग की प्रधानता है, इसलिए इसको पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। रोडेशिया का नया नाम केनिया है कह रहे हैं और दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण में है। जोहोर जल संधि यानी जोहोर जो स्टेट है ये सिंगापुर और मलेशिया के मध्य है, सिंगापुर और मलेशिया के मध्य। तो यहाँ पे गलत जो है ये वाला हो जाएगा सी। रोडेशिया को केनिया नहीं जिम्बाब्वे बोल देंगे, नया नाम जो है जिम्बाब्वे है। रोडेशिया का नया नाम क्या है? जिम्बाब्वे है, ठीक है, और जोहार स्टेट और ये याद रखना, तो सी गलत है। अब 31 में भी आपको सही बताना कौन सा है। कह रहा है खुलना बंदरगाह पाकिस्तान में, खुलना पोर्ट, अब ये न्यूज़ में भी काफ़ी था। मैक्सिको दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। रासत नूरा तेल शोधक कारखाना सऊदी अरब में है।
और मेरीनी भेड़ समशीतोष्ण अक्षांश यानी जो टेम्परेट लैटिट्यूड है वहाँ पे जो है शुष्क और गर्म क्षेत्रों में रखी जाती हैं। तो बहुत ही आसान था ये। सही की बात करें तो सिर्फ 3 और 4 सही है। ये ऑयल रिफाइनरी याद रखना, न्यूज़ में थी काफ़ी, है ना, रस्तानूरा सऊदी अरेबिया में, मरीनो शिप याद रखना टेम्परेट। देखिए कुलना पोर्ट ये बांग्लादेश में है, ना कि पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में। और आपको पता है मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, साउथ अमेरिका का नहीं, तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप यहीं गलत हो गए। 32 में आपको सही विकल्प चुनना है, कौन सा विकल्प सही होगा। एडविन कैनन 1924 में प्रकाशित अपनी पुस्तक वेल्थ में उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत यानी ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन किसने दी है, एडविन कैनन ने दी है। हेनरी जॉर्ज ने सोशल मैल एडजस्टमेंट थ्योरी दी है यानी सामाजिक अब समायोजन सिद्धांत दिया है। ये नगरीकरण से सवाल है, पूछा जा सकता है। माल्थूज ने जनसंख्यांकी संक्रमण सिद्धांत दिया यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी दी है। थॉमसन ने जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत यानी पॉपुलेशन फूड सप्लाई थ्योरी दी है। कौन सा सही है यहाँ, बताइए कौन सा सही है। तो देखिए पहला और दूसरा तो सही हो जाएगा, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन फूड सप्लाई ये माल्थूज ने दी है, थॉमसन ने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन दी है, जनसंख्यांकी संक्रमण, और ये है ना पहला दूसरा सही है। चलो अगला देखते हैं 33 नंबर। सही सवाल बताना है कौन है, आंसर मतलब। आसवान डैम नाइल नदी पे बना है इजिप्ट में। ग्रांड डिक्सेंस बांध जो है ये स्विट्जरलैंड में डिक्सेंस नदी पर बनाया है। ओरोविले बांध जो है ये कैलिफोर्निया में बना है, यूएसए में, फीडर रिवर पे। और वारागंबा बांध जो है, वारागंबा बांध ऑस्ट्रेलिया में बना है, वारागंबा नदी पे। तो ये 4 वर्ल्ड डैम है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो सकते हैं। चारों सही हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलो 34 नंबर देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन सही होगा 34 में। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, अटलांटिक पैसिफिक को। सुएज कैनाल ये भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी और इंडियन ओशन और रेड सी से कनेक्ट होगी। सू नहर उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील जो है उसको जोड़ती है। कौन सा सही होगा यहाँ पे, तीनों सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तीनों बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। सही विकल्प पहचानना है यहाँ पे भी, तो इसमें वही सही का है। तो सही अगर देखें तो अमेजॉन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है कह रहे हैं, और जल निकासी क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी है। इरावदी नदी को भूटान की जीवन रेखा कहते हैं, लाइफलाइन भूटान की। होंगो नदी जो है ये पीली नदी भी कहते हैं चाइना में। महावेली गंगा म्यांमार की सबसे लंबी नदी है कह रहे हैं। कौन सा सही है, तो देखिए सही की बात करें सिर्फ पहला और तीसरा यहाँ सही हो जाएगा। अमेजॉन लॉन्गेस्ट है और होंगो को पीली बोलते हैं। इरावदी नदी को म्यांमार की लाइफलाइन बोला जाता है, और महावेली गंगा जो है ये श्रीलंका में है, सबसे लंबी नदी श्रीलंका की है महावेली गंगा। तो पहला तीसरा सही है। अगला सवाल यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है, गलत बताना है यहाँ पे कौन सा है। तो इनमें से आप देख सकते हो कौन सा गलत होगा। हाल ही में भारत और वियतनाम ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करा है। चौथा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त 2024 को मनाया गया है। ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये हमने कब मनाया है, 2021 को मनाया था, है ना, 2021 में मनाया था, 24 में नहीं। बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे। अब ये उत्तर प्रदेश के बजट पे बेस्ड सवाल है आपके लिए, बहुत ही शानदार डाटा के साथ, कि उत्तर प्रदेश बजट 25-26 के अनुसार बजट जो है ये 28,478.34 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल हुई हैं। कुल व्यय में यानी टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो ये रहा है, राजस्व लेखे पर व्यय ये रहा है। 25-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा यानी जो फिजिकल डेफिसिट है वो लगभग इतना करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है, जो कि 2.97% रहा है ग्रॉस मतलब GSDP के, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के। तो कौन सा सही है, तो देखिए आपको डाटा तो लर्न करना पड़ेगा बजट का, क्योंकि पूछेगा आपसे। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। 38 में मिलान करना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में सवाल है ये। तो 61, 40, 48, 50 कुछ नहीं पता। 61 का तो सबको पता होता भाई, 61 में क्या दिया हुआ है। 61 में दिया है क्या, प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाता है। तो 1 अवन देख लो कहाँ दिख रहा है, तो 1 अवन सिर्फ यहाँ दिख रहा है, तो यही आंसर हो गया है ना। 61 में प्रोसीजर दिया है ना, और 40 में क्या है, पंचायतों का गठन के बारे में सवाल है। 48 में एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, या 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी यानी न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण। ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। चलो 39 में सही बताना है कौन सा है, ये भी काफ़ी आसान लग रहा है। पंचायत के सदस्य के लिए न्यूनतम 21 साल, मतदाता के रूप में अगर पंजीकरण करना है तो 18 साल होना चाहिए।
नगर पालिका के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए 25, राज्यपाल यानी गवर्नर बनना है तो 30। तो कौन सा सही होगा? यहाँ पे देखो, पहला सही है, दूसरा सही है। नगर पालिका के लिए सदस्य के लिए भी 21 वर्ष चाहिए, 25 नहीं। हाँ, गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए 35 साल चाहिए होती है ना। 3-4 गलत, पहला दूसरा सही हो जाएगा। चलो, फिर भारत का प्रथम सूचना आयोग यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का नाम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा और फर्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। मिलान करो भाई, कौन सा सही है। देखो, प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन और लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर, ये सही है। पहले सूचना आयुक्त जो थे ये कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। और पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे आपके नीतूर श्रीनिवास राव, है ना। तो इनको याद रखना, एग्जाम के लिए ज़रूरी थे आपके। बी आंसर है। चलो, अगले में गलत पहचानना है। 41 में कौन सा गलत है? कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि हिंदी है। ठीक, आधिकारिक भाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक, प्रोविजन जो है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, ये हमने लिया है जापान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली है। ये हमें कौन से आर्टिकल में दी है? प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो बता सकते हैं। समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और भारत के संविधान में 243M कहता है कि पंचायती राज नागालैंड, मेघालय, मिजोरम को छोड़ के सभी राज्य और यूटी में है। तो यहाँ पे आसान था, गलत सिर्फ ये है क्योंकि सारी यूटी में है ही नहीं, दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था है ही नहीं, टोटल अर्बनाइज्ड एरिया इतना ज़्यादा है ना। तो ये गलत है, ये 3 सही है। 42 में भी आपको गलत बताना है। यहाँ पे कौन सा उत्तर गलत है, अच्छे से देख लीजिए। केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय खातों की जांच का कार्य भी भारत का नियंत्रक यानी कैग करता है। और 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ, इसलिए 1930 में कांग्रेस ने इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। और प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त के निर्माण की सिफारिश की, उसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तीनों सही है। आपको पता है 1930 में जो रेजोल्यूशन मतलब रावी नदी के किनारे झंडा पड़ाया था, तो बोला था 26 जनवरी को स्वराज डे मनाएंगे, इसलिए ये हुआ था। ठीक, तीनों सही है। 43 में गलत बचाना है भाई आपको, कौन सा गलत होगा? 43 में भारत सरकार अधिनियम 1945 के अंतर्गत केंद्र में यानी आपके सेंटर में जो है ड्यूअल गवर्नमेंट यानी डायरकी लगाया गया था। तो सेंटर पे डायरकी लगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में। और बाइकैमरल हुआ लेजिस्लेचर यानी 2 सदन बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से। भारत सरकार 1919 में पहली बार भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में आयोजित थी। अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी ऑल इंडिया फेडरेशन जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में था। कौन सा गलत है? देखिए, ऑल इंडिया फेडरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में था, ना कि 1919 में। ठीक है। और केंद्र में द्वैध शासन लगा 1935 में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1919 जो आया था उससे प्रोविंसेस में लगा था द्वैध शासन। ये बहुत बार पूछा जाता है। चलो, 44 में भी आपको गलत पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा यहाँ पे। आमतौर पर नवनिर्वाचित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटम स्पीकर बनाते हैं जो एल्डेस्ट होता है। 170 क्लॉज 2 कह रहा है मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, यानी किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर है। और 29 अगस्त 1947 को एक प्रस्ताव द्वारा संविधान के स्वरूप और संचार पर विचार विमर्श एवं निर्णय लेने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति बनी थी। कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं होगा। अगला सवाल 45 नंबर, सही बताना कौन है। कह रहा है कि वसंत कृष्ण वैद्य जो है ये ओरिजिनल कैलीग्राफर थे हिंदी वर्जन के, यानी मूल संविधान का हिंदी संस्करण के लिखने वाले। प्रेम बिहारी नारायण राजदादा ये सुलेखक थे यानी कैलीग्राफर थे। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस 1971 में लोकसभा चुनाव से संबंधित थे। दल बदल विरोधी कानून वाली जो 10वीं अनुसूची है उसको 52 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो कौन सा सही है? चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। 46 में गलत पहचान करनी है, कौन सा गलत है। उल्फा नामक उग्रवादी संगठन 1989 में परेश बरुआ और अन्य लोगों द्वारा बना था। भारत संविधान का भाग 4 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। टी कृष्णाचारी ने भारत के आपातकालीन प्रावधानों को संवैधानिक तानाशाही यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप कहा है, इमरजेंसी को टी कृष्णाचारी ने। मॉरिस जॉन्स इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल बोला है। क्या बोला? क्वासी फेडरल बोला है। WH मॉरिस जॉन्स ने।
यहाँ पे देखिए थोड़ा सा करेक्शन है, तो यहाँ पे आप थोड़ा करेक्शन कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर गलत पूछेगा तो एक तो ये गलत है, क्योंकि मैग्ना कार्टा बोलते हैं भाग 3 को, पार्ट 3 को। क्वासी फेडरल और बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ये 2 टर्म देख लो। बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोलने वाले थे मॉरिस जॉन्स, ये बिल्कुल सही है, और क्वासी फेडरल बोलने वाले थे केसी वेरे, ठीक है, केसी वेरे, इन्होंने क्वासी फेडरल बोला था। तो ये थोड़ा आप देख लीजिएगा एक बार। फिर सही विकल्प का चयन करना है आपको, कौन सा इसमें से सही होगा। संपत्ति के अधिकार को 1978 हटा दिया गया था 44 संविधान संशोधन से। 89 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के सदस्य भाग लेंगे। 66 में राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 248 संसद की अवशिष्ट विधायी शक्ति का प्रावधान करता है, 248। तो सही यहाँ पे 1 और 4 होगा सिर्फ, क्योंकि 66 क्लॉज ए में दिया है प्रेसिडेंट के चुनाव के बारे में, और राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, ये आर्टिकल 89 में ये दिया हुआ है। पहला चौथा सही है। 48 में भी आपको गलत चुनना है, कौन सा है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लगता है। अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को कह रहा है निर्वाचित किया जाता था, मतलब नॉमिनेट करते थे हम लोग। और 85 क्लॉज 2 खा के अनुसार यानी बी के अनुसार लोकसभा को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, ऐसा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकता है। 61 संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा मतदान की आयु को घटा दिया गया था, तो ये गलत है। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 में आया था, 1986 में नहीं, बाकी ये पूरे सही। और अब तो ये एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट जो है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हटा भी दिया गया है, ठीक है। अब इसमें भी आपको सही बताना है, कौन सा सही होगा। बोडो डोगरी मैथिली संतली लैंग्वेज जो है 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुई है। कोंकणी मणिपुरी नेपाली 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। सिंधी 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। तो ये तो बेहद आसान प्रश्न है, सबको पता होता है। यहाँ पे सिर्फ तीसरा वाला सही हो जाएगा, क्योंकि BDMS को हमने ऐड करा है 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। कोंकणी मणिपुरी नेपाली को ऐड करा है हमने 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 50 में सही बताना है। हिस्ट्री का सवाल है। इत सिंह जो चाइनीज़ यात्री था, इसने इंडिया को बोला था आर्यन कंट्री और ब्रह्म नेशन। और भारत का सर्वाधिक प्राचीन जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में भारतवर्ष जन कबीले के रूप में मिलता है। भारत में मानव का पहला प्रमाण मध्य प्रदेश में नर्मदा क्षेत्र से मिलता है, 1982 में इसकी खोज हुई है। तो तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं अब। इसमें भी आपको इनकरेक्ट पहचानना है, गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। देव बर्णाक जो शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन है, वो गुप्त काल के जीवित गुप्ता द्वितीय का है, ठीक। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले के हरहा में पाया गया जो ईशान वर्मन का हरहा पत्थर शिलालेख है। तो हरहा पत्थर शिलालेख कहाँ, उत्तर प्रदेश में। धनपाल की तिलक मंजरी 11वीं शताब्दी ईस्वी के संयुक्त गद्य साहित्य की एक अद्वितीय कृति है जो बाणभट्ट की कादम्बरी के मार्ग के अनुसार है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, कोई गलत नहीं होगा यहाँ पे। 52 में आपको सही पे की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। चीनी यात्री जो मतवालिन था, उसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है। किसने, मतवालिन ने। वरामिहिर की जो पंच सिद्धांतिका है वो यूनानी ज्योतिष पर आधारित थी। महान जैन विद्वान हेमचंद्र दामोदर गुप्त की सभा को अलंकृत करते थे। और कुट्टू नीमत, इसके लेखक कुमारपाल हैं, कुट्टू नीमत। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है। क्यों, क्योंकि देखिए कुट्टू नीमत इसके लेखक है दामोदर गुप्ता। कुट्टू नीमत के लेखक है दामोदर गुप्ता। कौन है कुट्टू नीमत के लेखक, दामोदर गुप्ता। और महान जैन विद्वान जो हेमचंद्र थे, ये कुमारपाल जो थे उनकी सभा को अलंकृत करते थे, ठीक है। तो पहला दूसरा इस स्थिति में सिर्फ सही है। अगला है, इसमें सही बताना है 53 में आपको कौन सा सही होगा, तो चुनाव करिए इसका। कह रहा है फाइयान ने 7 साल संस्कृत लैंग्वेज भारत में रह के सीखी। और स्मृति टेक्स्ट जो है यानी भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व 3री शताब्दी से लेकर मध्यकाल तक स्मृति ग्रंथियों का प्रणयन हुआ। और राजपूत राजाओं द्वारा जारी किए गए तथा उनके सचिवों द्वारा लिपिबद्ध किए गए आदेश जो थे उनको क्या बोलते थे, राजाश्रवितम। क्या बोलते थे, राजाश्रवितम। तो ठीक है, यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा सिर्फ, है ना। पहला दूसरा गलत है क्योंकि 3 साल रह के संस्कृत सीखी थी उसने, यहाँ पे 3 साल, है ना। कितने साल, 3 साल। और यहाँ पे 3rd सेंचुरी नहीं, 2nd सेंचुरी से और मिडिवल पीरियड तक, ये सही है। तीसरी नहीं, 2री शताब्दी। तो सिर्फ 3 सही होगा यहाँ पे। चलिए 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। गलत बताना है यहाँ पे, कौन सा गलत होगा आपका। तो निम्नलिखित में से श्रवणबेलगोला को जैन काशी कहा जाता है जो गोमतेश्वर की ऊंची मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है।
राजपूत राजवंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा जाता है। कानपुर नगर जिले में भीतरगांव मंदिर का निर्माण गुप्त काल के दौरान हुआ था। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल जो है कालीबंगा, इससे मरण पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंहधारी देवता की कलाकृति मिलती है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान हो गया। गलत जो है श्री पर्वतीय जो है पुराणों में इक्ष्वाकु डायनेस्टी के राजाओं को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी के राजा थे उनको कहते थे। ये गलत हो जाएगा। फिर से 54 में अगर गलत की पहचान करनी हो आपको तो क्या करेंगे? गलत की पहचान, प्रथम अखिल भारतीय जो साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित करा गया। तमिलनाडु चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। यह बात रुद्रदमन के जूनागढ़ जो शिलालेख है उसमें मिलती है हमें। काव्य शैली का सबसे प्राचीन उदाहरण काठियावाड़ का रुद्रदमन शिलालेख है और मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन था। तो यहाँ पे देखिए बी वाला गलत हो जाएगा। जूनागढ़ शिलालेख में जो पता चला है रुद्रदमन के, उसमें ये पता चला गुजरात उसका पार्ट था, तमिलनाडु ने। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी सही। चलिए फिर से इतिहास का सवाल देखते हैं। इतिहास का 56 नंबर सवाल। 17 मार्च 1529 इसको खानवा का युद्ध हुआ था। कह रहा बाबर ने गाजी की उपाधि ली थी। कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया कर सिकंदर शाह ने लगाया था। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 में सिंध पर विजय प्राप्त की और मुल्तान को चीनी यात्रियों ने स्वर्ण ग्रह कहा। बताइए कौन सा जवाब सही होगा इसमें? हलक सूख रही होगी आपकी इतिहास के क्वेश्चन देख के। हलवा नहीं होता भाई हिस्ट्री पढ़ना, इसलिए मैं बोलता हूँ हिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा समय दो। बार बार इसको रिवीजन करना पड़ेगा। बहुत लिमिटेड सिलेबस है हिस्ट्री का। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में बस 7 से 8 चैप्टर पढ़ने होते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में भी यही 10 से 12। बस बार बार रिवीजन करना पड़ता है, इसके नोट्स बनाने पड़ते हैं और टेस्ट से क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप इतना करेंगे तो आराम से हो जाएगा। जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नोट्स देता है, लिस्टिंग देता है, लिस्टिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक देते हैं हम, कंपाइलेशन देते हैं, उसमें बढ़िया कॉन्सेप्ट देते हैं। डाउट ग्रुप में आके डाउट पूछो, टेस्ट से प्रैक्टिस करो, क्विज लगवाते हैं, प्रैक्टिस करो। जो सीरियस बच्चे हैं ना पढ़ने वाले, वो ये नहीं करते यूट्यूब से कभी ये वीडियो देख लिया कभी वो वीडियो देख लिया। बस एक बार लग के तैयारी करो, ठीक, एक बार मेहनत से 1.5 साल बढ़िया पूरे कंपाइलेशन नोट टेस्ट वगैरह लेके एक बार पूरी तैयारी करिए अच्छे से। इन नंबरों पे कांटेक्ट करके आप हर एग्ज़ाम को टारगेट हमारे साथ कर सकते हैं। BRPCS, UPPCS, MPPSC है ना, जिस भी एग्ज़ाम को आप करना चाहते हैं एक बार मन लगा के करिए। और ज़्यादा प्राइस भी नहीं होता है, बहुत कम प्राइस में आप कर सकते हैं। आजकल तो इतनी ऑनलाइन की सुविधाएँ हैं। चलिए खैर इसमें बताइए आप। तो यहाँ पे सही सिर्फ 2 और 3 हो जाएगा। कौन सा? ये वाला और ये वाला। क्यों? क्योंकि खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, 1529 में नहीं है ना। और कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया कर सिकंदर शाह ने लगाया, ये बात सही है। और तीसरा भी सही है। और मुल्तान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण ग्रह कहा था, ना कि चीनी यात्रियों ने। उनको मुल्तान से क्या लेना देना, अरब यात्री यहाँ होना चाहिए था। ठीक, चलो सही विकल्प बताओ। 57 में आपको सही बताना है। तो कह रहा है अल-बरूनी पहला मुस्लिम था जिसने संस्कृत सीखी और गीता वगैरह का, पुराणों का जो है अध्ययन किया। और तहकीक हिंद जो है अरबिक लैंग्वेज में अल-मसूदी ने लिखी है। और मोहम्मद गौरी जो है ये भारत में मुस्लिम शासन की नींव इसी ने रखी है। और लाख बख्श पील बख्श ये इल्तुतमिश को कहते थे। बहुत आसान सवाल है। देखिए पहला और तीसरा सिर्फ सही है ना, अल-बरूनी वाला सही है। और तहकीक हिंद ये भी अल-बरूनी ने ही लिखी थी, तहकीक हिंद भी। और लाख बख्श पील बख्श ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलो 58 इसमें भी सही बताना है आपको, कौन सा सही होगा। मोहम्मद बिन तुगलक, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, इसने हर प्रकार से खलीफा के नाम का उल्लेख करना बंद कर दिया था। 14वीं शताब्दी के दौरान सरबन शिलालेख में दिल्ली के सुल्तानों को तुरुष्क के रूप में संबोधित करते थे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जो लोदी वंश का भी अंतिम सुल्तान था। कौन सा सही है? तीनों भाई सही हो जाएंगे, तीनों 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 तीनों। चलो सही विकल्प बताओ भाई, तीनों में सही विकल्प कौन है? देखो आराम से लग के बैठो, तभी एग्ज़ाम हॉल में 3 घंटे बैठ पाओगे, नहीं तो इधर उधर बंडियाओगे, समझे। प्रैक्टिस करो, सिटिंग आवर अपने जो है बढ़ाने सीखो। अपने जो नितंब हैं, पुष्ट हैं, पुट्ठे हैं, उनको एक जगह विस्थापित करने की आदत डालिए। अगर अधिकारी बनना है तो लॉन्ग सिटिंग आवर होना चाहिए, कुर्सी पर चिपकना आना चाहिए। हमेशा जब भी पढ़ाई करें टेबल चेयर पे करें, बेड पे लेट के टांग पे टांग चढ़ा के पढ़ाई नहीं होती है, ये रियलिटी बात है। सिलेक्शन नहीं होगा। कुर्सी चेयर पे बैठ के अपनी कमर को सीधी करके पेन कॉपी लेके आप पढ़ना शुरू करिए। देखेंगे 6 महीने में आप इतना ज़्यादा पढ़ लेंगे ना अच्छे से। अगर आप बेड पे बैठ के 10 घंटे पढ़ रहे होंगे और वही टेबल चेयर पे आप 5 घंटे पढ़ेंगे, फ़र्क दिखेगा। खैर वो आपकी मर्जी है, स्वतंत्र है सब। चलो सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य है वो सबसे बड़ा और उसका साम्राज्य कुल 23 प्रांतों में था।
कुतुबुद्दीन ऐबक को गयासुद्दीन मोहम्मद ने सुल्तान की उपाधि दी थी। और 1600 में मीर मोहम्मद मासूम ने तारीख सिंध की रचना मुग़ल शासक अकबर के दरबार में की थी। तो मिडिवल हिस्ट्री का सवाल है, तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, सही बताना है यहाँ पे कौन सा सही होगा 60 नंबर में। पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784, इसके अंतर्गत भारत में कंपनी के कब्जे वाले क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र बोला गया था। लॉर्ड वेल्सेली जो है इसने नागरिक सेवा के प्रशिक्षण के लिए 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था। भारत में पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्ना 1530 में अपनी राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दी थी। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे? कोचीन से गोवा कर दी थी, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही हो जाएंगे। चलो 61 नंबर प्रश्न आ गया, सही बताना है फिर से। केशव चंद्र सेन ने 1870 में कलकत्ता में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन यानी इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन ने 1870 में बनाया। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली ब्रिटिश फैक्ट्री 1651 में शाह सूजा की अनुमति से बंगाल के हुगली में बनाई थी, है ना, ब्रिटिश फैक्ट्री अंग्रेज़ों ने। कोल विद्रोह 1831 में रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और इन इलाकों में बूधो भगत के नेतृत्व में हुआ। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से सही विकल्प बताना है। 62 में कौन सा सही होगा? यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावेट्स्की और कर्नल ओलकॉट ने न्यूयॉर्क में की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को पहली बार 12 महल जिले में अलेक्जेंडर रीड द्वारा लागू करा गया था 1792 में। 1698 में सूबेदार अजी मुसान द्वारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी को सुल्तानती, कलिकता और गोविंदपुरी की जमींदारी दे दी गई थी। तो यहाँ पे सही हो जाएंगे तीनों स्टेटमेंट। अगला 63 नंबर प्रश्न, 1920 में बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संबंध में सही विकल्प बताना है, कौन सा है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संस्थापक NM जोशी थे, पहली चीज़। दूसरी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष दीवान चमन लाल थे। इनके जो महामंत्री थे लाला लाजपत राय और उपाध्यक्ष जोसेफ बेपित्सा। तो यहाँ पे सही की बात करें अगर, कौन सा सही है? पहला और चौथा सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए अध्यक्ष की बात करें ये लाला लाजपत राय थे और महामंत्री दीवान चमन लाल थे, ये उल्टा है। संस्थापक ठीक है और ये भी ठीक है। चलिए 64 में भी आपको सही विकल्प चुनना है, कौन सा सही है? इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बॉम्बे में स्थापित हुई। एलन ऑक्टविन ह्यूम द्वारा इसकी संस्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और पहले गठन जब हुआ था तब सदस्यों की संख्या 72 थी। कौन सा सही है? चारों स्टेटमेंट सही हो जाए। 65 नंबर देखते हैं, कह रहा गांधी जी की जो दांडी मार्च यात्रा है 12 मार्च 1930 से 78 लोगों के साथ शुरू हुई थी अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से। 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी और अध्यक्ष थे लाला हरदयाल। तो यहाँ पे सही कौन सा है? पहला सही है, दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे वो सोहन सिंह भाकना थे, सोहन सिंह भाकना, है ना, और फाउंडर जो थे, संस्थापक कह सकते हो, ये लाला हरदयाल थे, इसलिए सिर्फ पहला सही होगा। 66 में भी आपको सही बताना है, कौन सा सही है? 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र में मुस्लिम लीग की अलग प्रतिनिधित्व की मांग कांग्रेस ने स्वीकार कर ली थी ना। 1916 में लखनऊ सेशन जो हुआ था उसमें अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। करामत अली जौनपुरी 1839 में ढाका में शुरू किए गए आंदोलन को तायूनी आंदोलन कहा जाता है। 1907 में राज बहारी घोष की अध्यक्षता में आयोजित सूरत अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी जो है वो चरमपंथी और नरमपंथी यानी सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में। अध्यक्ष कौन था भाई? राज बिहारी घोष। तीनों स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पे। 67 में गलत की पहचान करनी है। 1690 में जॉब चॉर्नोक द्वारा सुतानुती नामक स्थान पर एक अंग्रेजी कारखाना बना था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1596 में व्यापारियों के एक समूह द्वारा किया गया था जिसे द मर्चेंट एडवेंचर्स कहा गया। 1668 में फ्रांसिस कैरोन ने सूरत में भारत में पहला फ्रांसीसी कारखाना बनाया। 1609 में कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में सूरत में अंग्रेजों व्यापार केंद्र स्थापित करने की अनुमति लेने आए, है ना। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन से सवाल है, यहाँ पे बी वाला गलत है। 1596 नहीं 1599 में गठित हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। चलो 68 में भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा यहाँ पे? तो उर्दू पत्रिका जो है तहजीब उल अखलाक, इसका संपादक 1871 में सर सैयद अहमद खान ने किया। ददोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी ने मिलकर 1849 में मुंबई में परमहंस मंडली बनाई।
महात्मा गांधी को 1931 में रासबिहारी बोस की अध्यक्षता में आयोजित कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया था। तो महात्मा गांधी को 1931 में रासबिहारी बोस की अध्यक्षता में नहीं, ये वल्लभ भाई पटेल जो थे उनकी अध्यक्षता में करा गया था। तो ये गलत हो जाएगा, सी वाला। चलो 69 देख लेते हैं क्या कह रहा है। विनायक दामोदर सावरकर को ब्रिटिश सरकार के द्वारा 3 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, वीडी सावरकर को। और विनायक दामोदर सावरकर को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक उत्तेजनात्मक भाषण देने तथा हथियार एकत्रित करने व उन्हें विद्रोह के बीच वितरित करने के लिए दोषी पाया गया। तो यहाँ पे देखिए सी वाला सही होगा, क्योंकि इनको 3 बार नहीं 2 बार जो आजीवन कारावास हुआ था 1910-11 में, बाकी तीसरी बार 10 साल की सजा होकर अंडमान जेल भेजा गया था 2 बार। ये सही है, आर ए गलत है। 70 नंबर देख लेते हैं, इसमें भी आपको सही पहचानना है कौन सा सही होगा। 1908 में अरविंदो घोष और 37 अन्य को 1 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। अरविंदो घोष और 37 अन्य को अलीपुर मुंबई अभियोजन मामले के अंतर्गत मुजफ्फरनगर कलेक्टर की हत्या के प्रयास के लिए ये हुआ था ना, अलीपुर कंस्पायरेसी है मुजफ्फरपुर कंस्पायरेसी के। तो ये ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। 71 नंबर देख लो, 71 कौन सा सही होगा ये बताना है आपको, कालानुक्रम में लगाना है, क्रोनोलॉजी में लगाना है। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई, सेबी की कब हुई, और इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड और IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। लगाओ क्रोनोलॉजी में भाई, तो लगा दो। स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक की अगर बात करें 1990, और सेबी तो आपको याद होगा, सेबी बहुत न्यूज़ में भी रहता है, बना रहता है ये 1998 नहीं 1988 करो यहाँ पे, 1988 में बन गई थी, और ये बना 1987 में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक बना 1964, सबसे पुराना है ये, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, बी। 72 में आपको सही विकल्प चुनना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अप्रैल 2014 में ही RBI ने मुद्रास्फीति यानी जो इन्फ्लेशन है उसके लिए माप के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की शुरुआत की, उसको अपनाया। नवीनतम जिला शामली है जो 2017 में राष्ट्रीय राजधानी के संगठक क्षेत्र में जुड़ा, NCR में। भारतीय राज्यों में सबसे पहला जो है 1995 में मध्य प्रदेश राज्य मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है सबसे पहले जो है वो मध्य प्रदेश ने जारी की थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा 72 में, तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही है। 73 में इनकरेक्ट आपको बताना होगा, यहाँ पे कौन सा गलत होगा। ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रत्येक परिवार है उनके व्यक्ति को 100 दिनों का काम गारंटी देने के लिए मनरेगा योजना 2006 में शुरू करी गई। जयप्रकाश एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो स्कीम है ये ज़रूरतमंद लोगों को रोजगार देने के लिए 2002-03 में शुरू की गई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है रोजगार के लिए 2008 में शुरू की गई। तो कौन सा गलत है, कौनों गलत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। 74 में सही बताना है आपको कौन सा सही है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसको निकालता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और भारत सरकार बीमा नियामक विकास प्राधिकरण यानी IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको 2000 में स्थापना करी थी। और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी जो है ये शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है। तो यहाँ पे सही विकल्प कौन सा है, तीनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। गलत पहचानना है, 75 में कौन सा गलत होगा। भारत सरकार ने सितंबर 2005 में जो है मनरेगा जो था महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट पास किया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन भारत में रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े संचालित करता है। 2 अक्टूबर 2009 गांधी जयंती के अवसर पर नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। तो याद रखना 2009 को नरेगा बना मनरेगा, ठीक है। कोई भी गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। यहाँ पे भी 76 में आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर अडॉप्टेड एट यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंस कॉन्फ्रेंस, जो कि हुई कहाँ, ब्रिटेन वुड्स में 1944 में। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है। भारत में 1 हेक्टेयर भूमि जिसके पास होती है उसको सीमांत किसान कहते हैं, यानी क्या बोलते हैं, मार्जिनल फार्मर बोलते हैं। तो तीनों सही है, कोई गलत नहीं है। यहाँ पे सही बताना है अब यहाँ पे कौन सा सही होगा 77 में। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत पूर्व सोवियत संघ के नियोजन पद्धति से हुई है, सोवियत यूनियन यानी USSR। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच यानी कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट
जो है कौन निकालता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट निकालता है। कौन सा सही है? तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। चलो 78 नंबर प्रश्न, भारत में वित्त आयोग का जो प्रमुख कार्य है केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना है। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति के जो अध्यक्ष थे वो प्रशांत चंद्र महानुलोबिस थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा और आरक्षित निधि का जो निश्चित भाग है नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है, कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। जो भी डिपॉजिट आरबीआई के पास रहता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है राष्ट्रीय विकास परिषद, ये 6 अगस्त 1952 को बनी थी। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगी। फिर गलत बताना है, 1979 में गलत बताना है। उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय, इसका गठन 1989 में हुआ था कह रहे हैं। बाकी यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1982 में बना था। और 6 जिले उत्तर प्रदेश के रायबरेली, सीतापुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, सुल्तानपुर, गौतम बुद्ध नगर, इसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना चली। लखनऊ को 2002 में जय प्रौद्योगिकी नगर यानी बायोटेक्नोलॉजी सिटी घोषित किया गया। तो गलत की बात करें तो यहाँ पहला गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय जो है 1976 में बना था। चलो 80 देख लेते हैं, सही बताना है यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो 1975 में उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद बना यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो यूपी काउंसिल है। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर लखनऊ में यानी सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र 1982। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड लखनऊ में 1974। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन 1977। कौन सा सही है? चारों सही हो जाएंगे। कौन सा सही होगा भाई? चारों सही। देखो इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपने अगर देखा होगा जूनियर असिस्टेंट वगैरह का एग्जाम है ना, फिर लोग कहते हैं ये कहाँ से आ गया। पूछता भाई फैक्चुअल चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। आरओ यूपी बीस इन सब के एग्जाम के लिए फैक्ट लर्न करना पड़ेगा आपको। चलो केंद्रीय बजट पे बेस्ड सवाल है ये, ठीक है, सेंट्रल बजट का सवाल है। तो जैसे केंद्रीय बजट यानी यूनियन बजट, इससे और यूपी बजट आपको पता है इससे सवाल आता ही है। तो 25-26 में ये योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके लिए आप देख सकते हो कितना पैसा अलॉट हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए कितना है, और कंस्ट्रक्शन वर्क सड़क निर्माण के लिए कितना है। क्या ये तीनों सही हैं, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल तीनों सही हो जाएंगे, याद रखना। गरीब कल्याण योजना हो, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क निर्माण कार्य के लिए। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड सवाल है, कौन सा सही होगा यहाँ पे, कि वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2024 में सभी क्षेत्र में स्थिर लेकिन असमान वृद्धि का प्रदर्शन किया है। भारत ने स्थिर आर्थिक विकास प्रदर्शित किया है। और इंडिया की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 6.4% एक्सपेक्ट की जा रही है 2025 में। और वास्तविक सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए जो है 6.4% 2025 में रहने की अनुमान है। और ग्लोबल इकॉनमी 3.3% से बढ़ी थी 2023 में कंपेयर टू 3.2% ग्रोथ प्रोजेक्टेड बाय आईएमएफ फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। है ना, आईएमएफ ने 5 सालों में 3.2% बोला अगले। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे इकोनॉमिक सर्वे के लिए, ठीक है। 83 यहाँ पे कौन सा सही है ये बताना है आपको, तुर्काना लेक के बारे में है। अगस्त 2024 में वैज्ञानिकों ने केनिया के दूरस्थ उत्तर क्षेत्र में तुर्काना झील का एक व्यापक सर्वेक्षण किया है। तुर्काना झील जो है उत्तरी केनिया में है, जो इथोपिया तक फैली भी हुई है। सबसे पश्चिमी रिफ्ट घाटी में स्थित है और अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी स्थायी रेगिस्तानी झील है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर यानी जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डाला गया है। तो कौन सा सही है यहाँ पे आपका चारों स्टेटमेंट सही हो जाएगी। सॉरी 1 to 4 सही होगी, तीसरी गलत है। ये तीसरी स्टेटमेंट काट देना, मतलब ये रॉन्ग हो जाएगी। 1 to 4 बिल्कुल ठीक है। फिर केंद्रीय बजट पे बेस सवाल है, 2025-26 के बजट पे बेस सवाल है। इनकरेक्ट बताना है कौन सा है यहाँ पे। तो वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ भी सकते हैं। केंद्रीय बजट रक्षा मंत्रालय के लिए 2025-26 में 6,21,210 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जो कि 2024-25 के अनुमान से 13.5% अधिक करा गया है, ठीक है। दूसरा 25-26 में शिक्षा मंत्रालय को 1,28,650 करोड़ रुपए दिया है, जो 6.5% के आसपास यानी 6.22% अधिक है। शक्ति मंत्रालय का बजट 51,558 करोड़ है, जो 93% बढ़ा है, आप देख सकते हो। और 25-26 के आवंटन में सबसे अधिक जो बढ़ोतरी है वो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के बजट में हुई है। तो यहाँ पे गलत की बात करें तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 13.5% नहीं 9.53% जो है ये बढ़ा है ना रक्षा मंत्रालय का बजट 9.53%। बाकी सही है सारे।
फिर केंद्रीय बजट पे बेस्ड सवाल है, यहाँ पे कौन सा आपका सही नहीं है ये बताना है, मतलब गलत कौन सा है। जो नया टैक्स सिस्टम आया है, कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा 12 लाख रुपए तक। सैलरी टैक्स पेयर की जो लिमिट होगी वो 12,75,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये होगा। यानी वेतन भोगी करदाताओं के लिए सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण 12,75,000 होगी। नई संरचना मध्यम वर्ग के करों को काफ़ी कम करेगी और घरेलू उपयोग, बचत और निवेश को बढ़ावा देगी। तो ठीक है, ये कौन सा गलत है? कोई नहीं है, तीनों सही है। इसके बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके संबंध में कौन सा कथन गलत होगा ये आपको बताना है। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 24 अगस्त 2024 को ये लागू हुई। सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में पेंशन राशि का 60% जीवन साथी को मिलेगा, यानी बीवी को मिलेगा। कर्मचारी सेवानिवृत्ति 10,000 रुपये प्रति माह की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन को हटाकर जो कम से कम 20 वर्ष की सेवा के बाद लागू होगी। और यह योजना न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवारत रहने वाले कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के पहले अंतिम 12 महीनों में जो प्राप्त औसत मूल वेतन है उसके 50% के बराबर पेंशन देगा। तो यहाँ पे सी वाला गलत है, 20 नहीं 10 साल की सेवा के बाद हो गए, ठीक है। 87 सही बताना है, कौन सा 87 में आपको। एग मार्क क्या है? एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि और खाद्य पदार्थों पर लगता है। ग्रीन वॉशिंग किसी कंपनी को वास्तव में उसकी तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाता है। इको मार्क भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उन उत्पादों के लिए दिया जाता है जो एक प्रमाणन चिन्ह है, इनके मानदंडों का अनुपालन करते हैं। ठीक है, यहाँ तीनों स्टेटमेंट कोई गलत नहीं है। कौन सी गैस जीवाश्म ईंधन जलाने और वनों की कटाई में उत्सर्जित होती हुई है ना, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल और डिफॉरेस्टेशन में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यहाँ का हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड। अब यह इसको क्रोनोलॉजी में लगाना, आपको कालानुक्रम में लगाना है। नेशनल वाटर मिशन, जल शक्ति अभियान, अटल मिशन और नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। तो जल जीवन मिशन ये कब आया था? मतलब नेशनल वाटर मिशन या राष्ट्रीय जल मिशन 2008 में राष्ट्रीय जल मिशन की शुरुआत होती है, काफ़ी पहले। जल शक्ति अभियान ये तो अभी हाल ही में आया था 2019 में। और कायाकल्प शहर परिवर्तन के लिए अटल मिशन की बात करें तो इसकी शुरुआत भी मोदी जी करते हैं 2015 में। और राष्ट्रीय झील संरक्षण वगैरह की बात करें अगर तो ये 2001 में आती है, ठीक है। तो सी हो जाएगा यहाँ पे 2001, ठीक है, याद रखना 2015, ये 2001 हो जाएगा। 90 में भी आपको सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा? जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, नीला हरित शैवाल है, इनको तालाब काई के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये तालाब की सतहों पर ज़्यादा होते हैं। नाइट्रेट संदूषण जो है यानी नाइट्रेट कंटेमिनेशन, इससे होने वाला जो रोग है उसको क्या बोलते हैं? मीथेमोग्लोबिनीमिया। क्या बोलते हैं? मीथेमोग्लोबिनीमिया, अगर नाइट्रेट कंटेमिनेशन ज़्यादा है। और तीसरा है हेप्टाक्लोर एक कीटनाशक है, इसका प्रयोग कृषि क्षेत्र में करते हैं। प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टर और परमाणु हथियारों में करते हैं। कौन सा सही है? चारों सही हो जाएंगे। इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सी सही है। भारत में 2003 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का गठन किया था, नेशनल हाइड्रोजन बोर्ड 2003 में। 16 में सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना था, फुल ऑर्गेनिक स्टेट। ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए 75वें स्वतंत्रता दिवस में 15 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन लॉन्च करा गया है। ग्रीन फ्यूल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो प्रथम शिखर सम्मेलन 2018 में दिल्ली में हुआ। चारों स्टेटमेंट सही है, कोई गलत नहीं होगा। 92 नंबर में गलत बताना है, कौन सा होगा। 2012 में रियो +20 कॉन्फ्रेंस प्रोड्यूस एन आउटकम डॉक्यूमेंट कॉल्ड फ्यूचर वी वांट। एक सम्मेलन में फ्यूचर वी वांट नामक दस्तावेज का निर्माण हुआ रियो 20 में। 2010 में नागोया जापान के आइची प्रांत में आयोजित हुआ जैव विविधता असभिमय का 10वां सम्मेलन, ठीक। क्षोभ मंडल हमें यूवी रेस से बचाता है, तो ये तो साफ साफ गलत हो गया। स्ट्रेटोस्फेयर हमें बताता है ना, समताप मंडल यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है, तो ये गलत हो गया। संयुक्त राष्ट्र ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया, ये ठीक है। फिर 93 का विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है। यहाँ पे कह रहे हैं जो भारतीय पैरा एथलीट थे सुमित अंतिल और भागश्री जाधव, इनको पेरिस के 2024 में जो ओलंपिक हुआ था उसके समापन समारोह में संयुक्त ध्वजवाहक यानी क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर बनाया गया। विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित हुआ वार्षिक कार्यक्रम हमारा संविधान हमारा सम्मान 16 जुलाई 2024 को प्रयागराज में। बिम्स्टेक की विदेश मंत्रियों की बैठक 11 से 12 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में हुई। हिंद प्रशांत से जुड़े क्वाड समूह के देश जो हैं वो विदेश मंत्रियों की बैठक 29 जुलाई 2024 को टोक्यो में हुई।
तो यहाँ पे कौन सा गलत है? पहला गलत है। इन लोगों ने समापन समारोह नहीं था, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक करा था सुमित अंतिल और बागश्री यादव, ओपनिंग सेरेमनी में, क्लोजिंग में नहीं। यहाँ पे भी पूछ रहा है कौन सा कदम सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा होगा इसमें, ये बताना है आपको। ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 में अमूल को विश्व का सबसे मजबूत फ्रूट ब्रांड बताया गया है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश की तवांग और दिबांग घाटी में उच्च जोखिम वाली ग्लेशियर झीलों का अपना पहला सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी का रैंक मिला, ये गलत है, ये JNU को मिला है इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में। दिल्ली को दूसरा स्थान मिला है। और खराची पूजा भारत के त्रिपुरा में हिंदू त्यौहार है एक, ठीक है। ये गलत बताना है, 95 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान यानी एरोमेटिक प्लांट्स सेंटर लखनऊ, एनिमल रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरठ, दलहन कानपुर, टॉक्सिकोलॉजी यानी विश्व विज्ञान अनुसंधान वाराणसी, गलत है, ये लखनऊ में है ये भी, ठीक है। सही विकल्प चुनना है भैया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च, रिमोट सेंसिंग और कोकोनट रिसर्च। चुनो भाई यहाँ पे कौन सा गलत, मतलब कौन सा सही है चुनना है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सही की बात तो कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट कसारगोड केरल में है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रिमोट सेंसिंग की बात करें अगर, जो रिमोट सेंसिंग वाली है ये कहाँ पे है, ये आपका देहरादून उत्तराखंड में होना चाहिए, देहरादून में है। पोटैटो रिसर्च ये शिमला में आ जाएगा, आलू अनुसंधान ये शिमला में हो जाएगा। महासागर यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ये चेन्नई में है, तमिलनाडु, ठीक है, ये चेन्नई के तमिलनाडु में है। आलू अनुसंधान शिमला में है और सुदूर संवेदन देहरादून, ये तो ठीक। अब इसको क्रोनोलॉजी में लगानी है। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना, किसान बही योजना, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड और भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी। तो उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना कब आई? 1980 में आई। किसान बही योजना की शुरुआत कब हुई? 1992 में हुई। खादी ग्राम उद्योग की बात करें 1960 में होगी। भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी 1975 में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सी सही हो जाना चाहिए। अगला है मिलान करना है आपको, मैचिंग करनी होगी यहाँ पे। चौलौर लोकनृत्य, ढोडिया, मयूर और राई लोकनृत्य। तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इसमें देखिए पहला सही हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 ही सही मैच कर रहा है। 1 2 3 4। चौलर हो गया मिर्ज़ापुर सोनभद्र, ढोडिया अवध, मयूर ब्रज, राई बुंदेलखंड। 99 में भी मिलान करना है आपको। मेरठ में कौन सा मेला लगता है भाई? मेरठ में बहुत फेमस नौचंडी मेला लग जाता है। गुणमुक्तेश्वर का मेला गढ़गंगा मेला होता है, गुणमुक्तेश्वर में लगता है। चित्रकूट में लगता है रामायण मेला, बाराबंकी देवा शरीफ मेला। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो डी सही हो जाएगा। 100 में भी मिलान करना है। स्वांग, बेहतरबिल, इशूरी फाग, राशिया। तो स्वांग ये पश्चिमी क्षेत्र में होता है भाई, स्वांग गचाना। बेहतरबिल रोहिलखंड क्षेत्र में होता है, इशूरी फाग बुंदेलखंड क्षेत्र में, राशिया हो गया आपका ब्रज क्षेत्र में, यानी बी सही हो जाएगा, ठीक है। ये यूपी जीके के सवाल हैं। अब फिर इसमें से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही होगा इसमें से। विजय किशोर रहाटकर को महिला आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो प्रेजेंट में महिला जो आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है भाई? विजय किशोर रहाटकर या रहाटकर। हाल ही में जलंधर पंजाब की रेचल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 20 सितंबर 2024 को वर्ष 2024 में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस घोषित करा है। तो तीनों सही हैं, यहाँ पे कोई भी गलत नहीं हो जाएगा। मतलब तीनों ही बिल्कुल ठीक है, गलत तो पूछ ही नहीं रहा, सही पूछा तो तीनों सही है। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना होगा। हाल ही में जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है उड़ीसा में इसको सुकोई MK-31 प्लेटफॉर्म से लॉन्च करा है। और गौरव हवा से लॉन्च किया जाने वाला 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बम है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। करंट अफेयर्स का सवाल है ये आपके। इसके बाद 103 में भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। स्टेटमेंट थोड़े लंबे हैं तो वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं कि मोदी जी ने भारत के उपराष्ट्रपति के पूर्व सचिव जो है उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है सेलिब्रेटिंग भारत, है ना। और श्री M वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में मिशन और संदेश का विमोचन किया है। दिवंगत कर्नल जो है रविंद्रनाथ, इनके द्वारा लिखित पुस्तक है कारगिल, जो कि द टर्निंग पॉइंट। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने इसका विमोचन किया है। भोपाल गैस तहदी की जो है 40वीं वर्षगांठ हाल ही में टिम वॉकर द्वारा
द प्रिजनर ऑफ भोपाल नामक उपन्यास लिखा गया है। तो तीनों सही है ना। एक बार पॉज करके इसको लर्न भी कर सकते हो आप, इम्पोर्टेंट है ये, करंट अफेयर्स के सवाल है क्योंकि ये। चलो 104 नंबर पे आ जाते हैं। 104 क्या कह रहे हैं, क्रोनोलॉजी में लगाना है इसको हमको, है ना, मतलब कालानुक्रम में लगाना है। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड कोच अंशुमन गायकवाड़ पास्ड अवे, ऑबिचुरीज हैं ये। भारतनाट्यम डांसर जो है चंद्रशेखर जी, इनकी मृत्यु हुई है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और पूर्व 20वें भारतीय सेना प्रमुख जनरल सुंदर राजन। आप कहेंगे सर ये तो बहुत टफ है, पर आप देख रहे हैं यूपीपी से ऑबिचुरीज पे सवाल ऐसा ही पूछ रहा है। और अगर आपने देखा होगा आरओआर और पीसीएस के पेपर, तो ये थोड़ा आपको करंट अफेयर्स में लर्न करना पड़ सकता है, क्या कर सकते हैं। देखिए इनके निधन की बात करें तो 31 जुलाई को इनका निधन हुआ था 2024 में। चंद्रशेखर जी के निधन की अगर बात करें तो इनका निधन कब हुआ है, 19 जून को हो गया है। ईरान के राष्ट्रपति जो है इब्राहिम रईसी, इनका 19 मई 2024 को हुआ है, 19 मई। और जनरल सुंदर राजन की बात करें अगर, इनकी मृत्यु हुई है 18 अगस्त को, ठीक है, 18 अगस्त को ये। तो इसके हिसाब से अगर क्रोनोलॉजी मिलाए तो बी हो जाएगा। 105 में फिर से मिलान करना है आपको। बायोफ्यूल डे, बायो ब्लड डोनर डे, मलाला डे, लिटरेसी डे, ठीक। तो क्या सही हो जाएगा, जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाते हैं। रक्तदाता दिवस जो है हम लोग ये 14 जून को मनाते हैं। मलाला दिवस की बात करें 12 जुलाई को मनाते हैं। साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं। तो ए सही हो जाएगा। 106 में सही विकल्प का चयन करना है आपको। कौन सा विकल्प सही है, इसमें कह रहा है जो दक्षिण कोरिया है उसके राष्ट्रपति जो है यून सुक योल, इन्होंने एक देश की पहली अंतरिक्ष एजेंसी कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च कर दी है। चाइना ने एक अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट फिर से चांगी 6 लैंडर के साथ मून की डार्क साइड में लॉन्च करा है। और अग्निकुल कॉस्मोस जो है स्टार्टअप रन करा इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी बॉम्बे द्वारा। तो ये गलत है, बॉम्बे नहीं मद्रास है ना, IIT मद्रास ने इसको लॉन्च करा है। पहला दूसरा बिल्कुल ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा यहाँ। 107 में आपको मिलान करना है, मैचिंग करनी, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, USA, भारत। जो पैरा ओलंपिक हुआ है, नंबर ऑफ मेडल कौन कितने जीता है। तो पहली रैंकिंग की बात करें तो चीन तो भाई सबसे ज़्यादा रैंकिंग के साथ रहा है, 220 मिले चीन को। दूसरे पे ग्रेट ब्रिटेन रहा है 124 नंबर पे। USA की बात करें, इसको भी अच्छे खासे मेडल मिले 105, इंडिया को 29। तो चाइना इन्हें से हम हर चीज़ में बहुत ज़्यादा पीछे। चलिए खैर ए हो जाएगा। 108 नंबर कौन सा सही होगा ये बताना है। हाल ही में चीन ने किंगादाओ शहर में विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर पैसेंजर ट्रेन बनाई है। चीन की कंपनी किंगादाओ शिफांग द्वारा निर्मित इस ट्रेन की जो स्पीड है 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कौन सा सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। करंट का सवाल फिर से सही बताना है। करंट का सवाल, ज्वाइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज है टर्कश, जो कि किसके बीच में हुई है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑफ इंडिया और US ऑपरेशन फोर्स के बीच में 22 अप्रैल से 15 अप्रैल। और अमेरिका के हवाई के पर्ल हार्बर में दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास जो है रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज हुई हवाई में। और भारत मंगोलिया का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है नोमैडिक एलिफेंट, ये 3 से 16 जुलाई तक चला मेघालय में। कौन सा सही है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है, तीनों बिल्कुल सही हैं। 110 करंट अफेयर्स पे फिर बेस सवाल है करंट अफेयर्स का। नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 24-25 से 28-29 की अवधि तक 2254.43 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय के साथ केंद्रीय योजना जो है राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना को मंजूरी दी है। कोयला मंत्रालय के जो रणनीतिक निर्देशन है उसमें ईस्टर्न जो कोलफील्ड्स है लिमिटेड, उसने झारखंड के जामताड़ा जिले के कास्ता कोयला ब्लॉक में कोयला गैसीकरण के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करी है। तो ये दोनों भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो फिर करंट अफेयर्स पे बेस्ड सवाल है, डिजिटल नागरिक और AR/VR कौशल कार्यक्रम है ना, डिजिटल सिटीजन AR/VR स्किल्स प्रोग्राम जो इनिशिएटिव हुआ है शुरू, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। कर्नाटक के IT, BT और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जो है प्रियांक खड़गे, इन्होंने जो है इस पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 2025 तक 1 लाख शिक्षकों और 10 लाख छात्रों को डिजिटल सुरक्षा ज्ञान प्रोवाइड कराना है, सशक्त करना है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। 112 कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन जो हुआ उसके संदर्भ में बताना कौन सा कथन सही है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक जो हुई है ये मॉरिशस में हुई है 10 जुलाई 24 को। इस बैठक के दौरान कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देश भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव ने
5वें सदस्य के रूप में बांग्लादेश में शामिल हुए हैं। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगी स्टेटमेंट, देख लेना एक बार अच्छे से। 113 नंबर प्रश्न आपके सामने। 113 कह रहा है वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के नए राजदूत श्री पर्वतनेनी, भारत के नए विदेश सचिव रवि अग्रवाल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन विक्रम मिश्री। तो कौन सा सही है देखिए, वेनेजुएला के नए प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो बने, ठीक है। न्यू एम्बेसडर टू इंडिया इन यूएन, ये बने हैं कौन, आपके पर्वतनेती रशीश, ये भी सही हो जाएगा। तो 1 और 2 इसका सही हो जाएगा। और भारत के नए विदेश सचिव ये विक्रम मिश्री, आप देख रहे हो लगातार स्टेटमेंट भी दे रहे थे अभी जब पहलगाम वाले इशू चल रहे थे। रवि अग्रवाल ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के बने हैं चेयरमैन, ठीक है। तो ये सब करंट अफेयर्स में हम कराते रहते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए इनफ रहता है, और हम पता है मंथली करंट अफेयर्स आपको मात्र 40 रुपीज़ में देते हैं। इतना सस्ता और इतना अच्छा करंट अफेयर्स कहीं नहीं मिलेगा। उसको चाहे तो आप PDF ले सकते हैं और उसको अपने नोट्स में बुलेट पॉइंट में और ज़्यादा छोटा कर सकते हैं, समझ रहे हैं। उसमें क्या होता है, टॉप करंट अफेयर्स के जितने भी 18 टॉपिक हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो, अवार्ड हो, ऑबिचरीज हो, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो, साइंस एंड टेक हो, सब कवर कराते हैं। और पीछे आपके MCQ भी रहते हैं ना, उनको भी आप लर्न कर सकते हो। तो इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके आप करंट अफेयर्स को भी ले सकते हैं। 114 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा सही है कह रहा है। द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में फिजी के राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने मौलिली कोटेनिवेरे, इनके द्वारा फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है कैंपिनियन ऑफ द अवार्ड मिला है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हाल ही में डॉक्टर मोहन डायबिटीज़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। मोदी जी को हाल ही में रूसी राष्ट्रपति हैं उन्होंने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल दिया है। भारतीय शास्त्रीय गायिका कविता जो है कृष्णमूर्ति को हाल ही में UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो चारों स्टेटमेंट ठीक है, इसकी भी करंट अफेयर्स का सवाल है ये आपका, चारों सही हो जाएंगे। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन और ब्रांड एम्बेसडर जैसे लोरियल पैलेस, नायका फैशन, इटालियन लग्जरी ब्रांड और पूमा मोटर स्पोर्ट। तो पूमा मोटर स्पोर्ट बहुत देखा होगा, युवराज सिंह ऐड भी कर रहे हैं इसका, ये ब्रांड एम्बेसडर है। तो D में ये दिख रहा है यानी A हो गया। लोरियल पैलेस की आलिया भट्ट हो जाएंगी, नायका फैशन की जानवी कपूर हो गई, और प्रियंका चोपड़ा इटालियन लग्जरी ब्रांड, ठीक है। 116 नंबर कह रहा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो है इन्होंने एक इको मार्क रूल जो है 26 सितंबर 2024 को लॉन्च करा है, जिसने पुराना 1991 का जो है इको मार्क योजना को रिप्लेस कर दिया है। इसके कार्यान्वयन की देखरेख केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है CPCB और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा की जाती है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगी यहाँ पे। अगला सवाल 117 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है उसके द्वारा वैश्विक जनरेटिव AI नवाचार रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष 3 देशों के अंतर्गत नहीं आता है, ये बताना है कौन सा नहीं आएगा। तो सबसे पहले चाइना, अमेरिका, रूस, जर्मनी। तो कौन नहीं आएगा, यहाँ पे हो जाएगा रूस और जर्मनी, क्योंकि चाइना नंबर 1 पे है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे साउथ कोरिया है, चौथे पे जापान है। इंडिया 5वें नंबर पे आ जाता है ना, इंडिया 5वें पे आ जाता है। तो चीन, अमेरिका, साउथ कोरिया हो गया आपका, साउथ कोरिया करो यहाँ, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 और 4, जो कि ये दिख रहा है। 118 में आपको सही विकल्प चुनना है। हाल ही में असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर 22 से 26 जून 2024 तक अम्बुबाची मेला लगा। उत्तराखंड के कुमाऊं में हरेला महोत्सव 16 जुलाई को मनाया गया। मानवतावादी विद्वान फ़कीर लालन शाह की 250वीं जयंती जो है मई 2024 में ढाका में हुई, भारत बांग्लादेश में। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, यहाँ पे कोई गलत नहीं है। सही पूछ रहा है यहाँ पे भी कौन सा सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च करी नई पॉलिसी टू इनकरेज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट इट्स प्रोग्राम। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पास द ड्राफ्ट ऑफ उत्तर प्रदेश नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन मैन्युफैक्चरिंग। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लेड बाय CM योगी ऑफिशियली अनाउंस कंस्ट्रक्शन ऑफ बायोप्लास्टिक पार्क इन लखीमपुर खीरी। बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ बनाने की घोषणा करी, लखीमपुर खीरी में। कौन सा सही है, तीनों सही है। चलो करंट अफेयर्स पे बेस सवाल है फिर से ही। सबसे पहले कह रहे हैं रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा यानी जो डिफेंस कॉरिडोर है उसके तहत 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करा है। तो इसमें क्या है, इस समझौते के तहत लखनऊ में एक यांत्रिक और सामग्री केंद्र तथा कानपुर में 2 केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। पहली बात, इस समझौते में लखनऊ में मानव रहित हवाई प्रणाली और संचार क्षेत्र में एक सुविधा केंद्र है ना, ये स्थापित की जाएगी। तो दूसरा गलत है, लखनऊ में नहीं कानपुर में मानव रहित
हवाई प्रणाली शुरू करी जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। अब सही विकल्प का चयन करना है। फिर से यहाँ पे सही कौन सा होगा आपका? उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग को हाल ही में स्कॉच ग्रुप द्वारा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्क्रूटनी नोटिस प्रोजेक्ट के लिए सर्वोच्च सम्मान प्लैटिनम अवार्ड मिला है। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा आयोजित हुआ है वार्षिक कार्यक्रम हमारा संविधान हमारा संविधान। इसका दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रयागराज में हुआ। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में टाइगर मित्र कार्यक्रम शुरू हुआ और 12 से 14 जुलाई तक आयोजित 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करा। कौन सा सही है? चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 122 नंबर प्रश्न कह रहा उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बुंदेलखंड क्षेत्र में माता टीला, जामनी और अर्जुन सागर बांधों पर एक फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किसान सम्मान सम्मेलन उत्तर प्रदेश वाराणसी में कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में 2.5 एकड़ भूमि पर हाल ही में रामायण वैक्स म्यूजियम बनाया गया है। कौन सा सही है? चारों सही हो जाएंगे। 123 इसमें आप रीजनिंग के सवाल शुरू हो गए, तो ये रीजनिंग आप ही करेंगे। इसको एक्सप्लेनेशन देने बैठूंगा तो रात हो जाएगी। तो ये मिसिंग नंबर आपको पहचानने 16 से 22, 22 से 33 आ रहा है, 51 आ रहा है, 78 आ रहा है, 116 आ रहा है। तो क्या आएगा फिर? तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, बी हो जाएगा ना। ये सीरीज बनानी है आपको। कह रहा है ये कैलेंडर पे बेस्ड सवाल है। कैलेंडर वैलेंडर अगर ये आपने नहीं करा तो एक ऐसा काम करो, 5 घंटे का वीडियो पड़ा हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, रीजनिंग का पापा वीडियो, सारे कॉन्सेप्ट उसमें बताए गए जो सिर्फ RO में आने हैं। उसको देख डालो, ये सब फॉर्मूले नोट कर लेना, आराम से कर ले जाओगे। कम से कम 15 सवाल आएंगे ना, तो आप 7 से 8 तो ईजिली कर सकते हो। जैसे ये है, कह रहा है किसी महीने का 26वां दिन गुरुवार को पड़ता है, 26वां दिन गुरुवार है, तो उसी महीने का 5वां दिन किस दिन पड़ेगा? भाई माइनस करते जाओ 7 से, आसान होता है ये, है ना। तो ये कौन सा आंसर होना चाहिए? गुरुवार ही पड़ेगा यहाँ पे। इसके बाद निम्नलिखित जो है इनको आपको संख्या को ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर में यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए? तो यहाँ पे आप देखो, इनका लॉजिक एक का मैं बता दे रहा हूँ। जैसे देखो 8 और यहाँ 11 है, 8 में 3 जोड़ा तो 11 आया, 11 में 5 जोड़ा तो 16 आ गया। ऐसे 12 में 3 जोड़ा तो 15 आया, 15 में 5 जोड़ा तो 20 आ गया। तो 16 में हम लोग क्या जोड़ें? सब में 3 जोड़ रहे थे ना, तो 19 आना चाहिए था यहाँ, क्योंकि 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। तो ये आंसर है ना। इस तरीके से आप करो इसको। कह रहा है एक जीनियस को हम ये लिख रहे हैं, तो इरप्शन को क्या लिखेंगे? तो ये भी आसान होता है, इजोटी वाली जो सीरीज़ होती है उसके द्वारा आप इसको कर सकते हो। इसका आंसर बता दे, सी हो जाएगा। अमित और बीरेंद्र एक काम को 18 और 24 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ 8 दिन में करते हैं अगर वो काम, तब अमित चला जाता है, तो शेष काम को कितने दिन में करेंगे? तो टाइम एंड वर्क पे बेस्ड सवाल है ये। इसका भी आंसर अगर मैं बताऊँ आपको तो बी हो जाएगा। ठीक है, a/b + b/c 1 है, तो a³ + b³ का मान क्या होगा? ये फॉर्मूला बचपन में पढ़ा होगा। a³ + b³ क्या होता था? a + ab a² + b² - ab ऐसे करके होता था। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 128 वाले का ए हो जाएगा। 99 एवं 100 के मध्य कितनी ऐसी संख्या है जिनमें अंक 8 इकाई के स्थान पर आता है? तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 90 संख्याएं हैं। ठीक है, ये देखना पड़ेगा आपको, इसको देख लो। क्वेश्चंस मैंने दे दिए, इसकी प्रैक्टिस करो आप। एक सेठ ने 60,000 रुपये, जिनमें से कुछ 5% की दर से तथा शेष 4% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। यदि कुल वार्षिक ब्याज 2560 हो तो 4% की दर से उधार दी गई धनराशि क्या थी? ये बताना है आपको। ये हो जाएगा इसका सी आंसर। एक मक्खन की टिक्की का माप 8 सेंटीमीटर क्रॉस 5 सेंटीमीटर क्रॉस 4 है। एक बॉक्स है जो 56 और इतने का है। ऐसी कितनी टिक्कियाँ रख सकते हैं? तो भाई इसके एरिया से इसके एरिया को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा। यदि घड़ी में वास्तविक समय इतना है तो दर्पण में प्रतिबिंब कितना दिखेगा आपको? ये दर्पण वाला बहुत पूछा जाता है, तो 11:24 हो जाएगा इसका। दिव्यांग 5 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलती है, फिर पूर्व की ओर मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर जाती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, 5 किलोमीटर चलती है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है, 6 किलोमीटर चलती है। तो कहाँ पे है वो? ये बताना है आपको। बहुत ही आसान होता है इस तरह का प्रश्न। 4 किलोमीटर वेस्ट। ठीक, इस आकृति में कितने जल या तो कुएं हैं या नलकूप है, ये आपको बताने हैं। जैसे ये कह रहा है ना कि ये है 31, ये मतलब कुआं है, ये जल है और ये आपका ट्यूबवेल है। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से पॉज करके थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें।
इसका आंसर 111 होगा। अब इसमें से आपको विचार करना है कौन सा सही होगा। बिजली के बल्ब में प्रयोग होने वाली गैस आर्गन, फ्लोरोसेंट लैम्प में प्रयोग होने वाली गैस मर्करी वेपर पारावास्प, गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन एयर फॉर्मेशन इन ट्रैफिक सल्फर डाइऑक्साइड, गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडेट कार्बन डाइऑक्साइड। पहला दूसरा सही है। ब्राउन एयर फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड करती है, एसिड सल्फर डाइऑक्साइड करती है। ठीक है। अब केमिकल नेम कह रहा है गैमेक्सेन, कॉमन नेम ऑफ टेफ्लॉन, कॉमन नेम सल्फर, केमिकल नेम क्विकलाइम। कौन सा सही मैच कर रहा है ये आपको बताना है। तो गैमेक्सेन का रासायनिक नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड ठीक है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम जो है ये पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन ठीक है। और सल्फर का साधारण नाम जो है ब्रिमस्टोन होता है। क्या होता है? ब्रिमस्टोन, ब्रिमस्टोन कहते हैं इसको। और क्विकलाइम को कैल्शियम कार्बाइड नहीं कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। पहला दूसरा सही है बस। 137 में सही बताना है कौन सा है। मोनेरा और एक कोश की जीवों के साथ सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को प्रोटेस्टा जगत के अंतर्गत रखते हैं। दिमित्री इवानोवस्की ने 1892 में तंबाकू मोज़ुक रोग के कीटाणुओं की पहचान की। कोशिकी श्वसन द्वारा जारी ऊर्जा का उपयोग तुरंत एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में करते हैं, जिसका उपयोग कोशिका की अन्य गतिविधि के लिए किया जाता है। तो कौन सा सही है? तीनों सही हो जाएंगे। साइंस का सवाल है। 138 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। पल्मोनरी धमनियों को महान वाहिकाएं माना जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज ग्रेट वेजल्स होती हैं। पल्मोनरी धमनियां शरीर में एकमात्र ऐसी धमनियां जो डीऑक्सीजनेटेड रक्त लाती हैं। ओनली आर्टरीज इन द बॉडी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बिल्कुल सही है और ये उसकी व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन बी होना चाहिए। 139 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। पोटेशियम पौधों में कोशिका स्फीति, धनायन आयन संतुलन, श्वसन प्रोटीन संश्लेषण, रंध्रों का खुलना और बंद होना ये सब करता है। और प्रसिद्ध इवोल्यूशनिस्ट जो है चार्ल्स डार्विन, इन्होंने ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ किताब जो है सिद्धांत दी है। और एडिपोसाइट्स वे कोशिकाएं जो अधिकांश मेसेनकाइमल कोशिकाएं से उत्पन्न होती हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए के एक स्ट्रैंड में आनुवंशिक जानकारी को मैसेंजर आरएनए के एक नए अणु में कॉपी करते हैं, उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये भी ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब आप बताओ ये है ना, ये मैंने स्टॉप कर दिया। चारों सही हो जाएंगे यहाँ पे। 140 नंबर देख लेते हैं। तो जीएस का अंतिम प्रश्न रहेगा ये। जीएस के प्रश्न हो गए आपके, कमेंट में बताना है 140 में आप कितने कर पाए हो, अगर मन हो तो बता देना। अंतरिक्ष के वातावरण में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आने से अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियों से कैल्शियम खत्म हो जाता है। एक दूध वाले बर्तन में केले के पत्ते डालता है, क्यों? क्योंकि पत्ते दूध को क्षारीय बना सकते हैं और कीड़वन को रोक सकते हैं। बेल्शियम थुरिंजिएंसिस एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है जिसका इस्तेमाल जैविक कीटनाशक के रूप में करते हैं। और सरसों के तेल में मिलावट करने के लिए आमतौर पर आर्गोमोन तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इस तेल में मिलावट से मनुष्यों में ड्रॉपसी नामक बीमारी होती है। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? चारों यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अपना हिंदी के प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। तो हिंदी में सबसे पहला है, किए गए उपकार को ना मानने वाला, इसके लिए क्या शब्द यूज होता है? जो उपकार को नहीं मानता है, चाहे उस पर जितना एहसान करो, तो इसको कृतज्ञ बोलते हैं। हिंदी अगर नहीं तैयार है अभी भी रिवीजन के लिए पूरा फ्री वीडियो पड़ा हुआ है। 60 नंबर की हिंदी, एक प्रश्न उससे बाहर नहीं आ सकता है, लिख के दे रहा हूँ। अच्छे से उस वीडियो को चबा डालो, ठीक है। पूरा एससीएस में पड़ा हुआ है। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, इसके लिए कौन सा शब्द सही होगा? तो इसको क्या बोलेंगे? कृत्रिम, है ना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही का विकल्प चयन करना है जो एक शब्द का विकल्प हो। तेज बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाले का मतलब क्या हो गया? कुशाग्र बुद्धि। क्या हो गया? कुशाग्र बुद्धि। जो कल्पना से परे हो उसको क्या कहते हैं? कल्पनातीत कहते हैं, कल्पनातीत। जो किए गए उपकारों को मानता है, भाई जो जिस पे उपकार करो मानता है, वो क्या होता है? तो उसको बोलते हैं कृतज्ञ, है ना। तो दोनों में अंतर है, कृतज्ञ और एक ये आपका है कृतज्ञ, है ना, जो नहीं मानता है। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या बोला जाता है? कृपण बोलते हैं, ये आंसर हो जाएगा। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या बोला जाएगा? क्या बोलेंगे? औरस, है ना। आपकी विवाहित स्त्री मतलब जिससे आप शादी करोगे उससे उत्पन्न पुत्र को। इस संसार के संबंध, इसके लिए एक वाक्यांश का प्रयोग करना है, तो इसको क्या बोलेंगे? इस संसार से संबंध ऐहिक हो जाएगा। छाती के बल चलने वाले को क्या बोला जाता है? जो छाती के बल चलता है, ऊरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊरक। ऊपर की ओर जाने वाला, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोलेंगे ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी। ठीक है दोस्तों, हिंदी के अलग मार्क्स बनाना कि बताना आप 60 में कितने कर पाए हो। फिर पर्यायवाची पे आ गए। कलश का पर्याय क्या होगा इनमें से?
तो इनमें से सही हो जाएगा कलश का पर्याय कुंभ। चंद्रिका का पर्याय क्या होगा इनमें से? चंद्रिका का पर्याय कौमुदी। मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ इसका, है ना, आप देखो इसको, टेस्ट में आइए आप कितने नंबर कर पा रहे हो। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? करवाल हो जाएगा। चंद्रहास का पर्यायवाची करवाल। जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जंगल का। इनमें से क्या हो जाएगा? कांतार, है ना, कांतारा देखिए ऐसे ही कांतार जंगल का। सोना का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? तो ये तो बचपन से सुनते आ रहे होगे, कनक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? ये आपको बताना है। निंदा का पर्यायवाची कौन होगा? कुत्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुत्सा। दक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा इनमें से? 17 में दक्ष मतलब कुशल हो जाएगा। मुकुल, कोरक, गंचा, इन शब्द जो है इनमें से किसके पर्यायवाची हैं ये सब? तो ये किसके हैं? कालिका के पर्यायवाची हो जाएंगे। मनसिस का पर्यायवाची क्या होगा? कामदेव हो जाएगा। मोर का पर्यायवाची कलापी हो जाएगा। अब बर्बर का विलोम क्या हो जाएगा? बर्बर मतलब उजड होता है ना बहुत, तो सभ्य हो जाएगा। अथ का विलोम क्या हो जाएगा भाई? अथ का इति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अथ का विलोम इति हो जाएगा। भौतिक का विलोम क्या हो जाएगा भाई? भौतिक का विलोम, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक हो जाएगा। कौटिल्य का विलोम क्या हो जाएगा? आर्जव हो जाएगा। गमन का विलोम शब्द क्या होगा? आगमन हो जाएगा। तिमिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा इनमें से? आलोक हो जाएगा। प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? आकुंचन हो जाएगा प्रसारण का। पृथ्वी का विलोम क्या हो जाएगा भाई? पृथ्वी का विलोम क्या होगा इनमें से? आकाश। निम्नलिखित में से मृत्यु का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? मृत्यु का, मृत्यु का विपरीत होगा अमर। यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? आदर्श। चौथा का तत्सम क्या होगा? चौथा का तत्सम चतुर्थ हो जाएगा चौथा का तत्सम। और इनमें से कौन सा कह रहा है तद्भव शब्द नहीं है? ये पहचानना है आपको, कौन सा तद्भव नहीं होगा। तो देखो चौका, चूल्हा, चिमटा, कॉलेज, ये सब तद्भव नहीं है, तत्सम है। घोटक शब्द क्या है भाई? है ना, घोटक, ये क्या है? तत्सम है। ये घोटक क्या है? तत्सम। तत्सम और तद्भव का सही युग में पहचानना है, इनमें से कौन सा सही है? तत्सम तद्भव का सही युग, तो घट, घड़ा, ये सही हो जाएगा ए। गागर का तत्सम क्या होगा? गागर का तत्सम इनमें से गरगर हो जाएगा, गागर का तत्सम। और इसमें से तत्सम बताना है 36 में क्या होगा? तो ग्राहक हो जाएगा इसका तत्सम। गोबर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा भाई? गोमय हो जाएगा। गधा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा भाई? गर्दभ हो जाएगा। तत्सम शब्द का चयन करना है, इसमें भी आपका कौन सा तत्सम होगा? तो गो जो है ये तत्सम है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, इनमें से पहचानना है आपको, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो गजानन जो है ये तद्भव नहीं होगा। इनमें से सही शब्द कौन सा होगा ये पहचानना है। देखो इसमें से कौन सी अशुद्धि मतलब सही लिखा है? तो दुग्धोज्ज्वल, ये सही लिखा है, दुग्धोज्ज्वल। फिर सही वर्तनी वाला शब्द पहचानिए, इसको भी ध्यान से देखिए कौन सा सही लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें। तो इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही है, दावानल, है ना, बी वाला बिल्कुल सही है, दावानल। इनमें भी शुद्ध पहचानना है, कौन सा शुद्ध होगा आपका, पहचानिए, ध्यान से देखिए। तो द्विमासिक, ये बिल्कुल सही लिखा है, ऐसे लिखा जाएगा। देखिए अशुद्धियों को लिख लिख के करा करिए, है ना, ऐसे द्विमासिक ऐसे लिख लिया करिए, लिख लेंगे ना तो फीड रहेगा दिमाग में। कौन सा शब्द शुद्ध है, इनमें से पहचानिए कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है। तो दीर्घायु को ऐसे लिखते हैं हम लोग, दीर्घायु, है ना, लिख के एक बार देख लिया करो, ज़्यादा आलस नहीं चाहिए, लिख के देख लो। अब दर्शनाभिलाषी, इसमें शुद्ध कैसे है, कैसे लिखेंगे दर्शनाभिलाषी वाले को? तो ऐसे लिखा जाएगा, दर्शनाभिलाषी। अब इसमें अशुद्ध पहचानना है, 46 में कौन सा अशुद्ध है आपका? तो छिद्रान्वेषी, ये आपका अशुद्ध है, छिद्रान्वेषी। किस शब्द में त्रुटि नहीं है ये बताना है, इनमें से देखो किस में त्रुटि नहीं है। तो इनमें से त्रुटि नहीं है छत्र छाया, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, छत्र छाया। और शुद्ध वर्तनी वाला शब्द 48 में पहचानना कौन सा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द? तो कृपाण हो जाएगा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। कौन सा इसमें से शुद्ध है 49 में, ये बताना है। तो कवित्री तो बहुत बार पूछा गया, तो ये है कवयित्री। कैसे लिखेंगे? कवयित्री, ठीक है, कवित्री। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है 50 में भी। तो कुमुदिनी कैसे लिखा जाएगा? ये सही है, कुमुदिनी, ठीक है, कुमुदिनी। काला कपड़ा में कौन सा विशेषण है ये बताना है। काला कपड़ा, तो ये गुण है ना उसका, गुणवाचक विशेषण हो गया। कौन सा शब्द विशेषण इनमें से? सीता, हमारा, नीला, रोना। तो विशेषण क्या हो जाएगा इसमें से? नीला जो है ये एक विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में से वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है।
तो इनमें से देखिए, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा, ऐसे आदमी लाखों में एक है। तो वह नटखट बालक संगीत सुन रहा है ना, ये हो जाएगा गुणवाचक, क्योंकि उसका गुण बता रहा है ना, नटखट बालक है, सीधा बालक है ये। सतीश चंचल बालक है, इसमें चंचल शब्द क्या है भाई, ये भी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। ध्यान के द्वारा हम अंतर में प्रभु की दिव्य ज्योति एवं श्रुति के साथ जुड़ते हैं। इस वाक्य में कितने गुणवाचक विशेषण है ये बताने हैं। तो इस वाक्य में सिर्फ एक गुणवाचक विशेषण है, ठीक। अधोलिखित में से कौन सा विशेषण विशेष युग्म नहीं है ये बताता है। विशेषण विशेष का युग्म गलत है इसमें से, तो जैसे तुरंत का त्वरित है ना, ये गलत हो जाएगा। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा भाई, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या है, केवल विशेषण विशेष या दोनों है, तो दोनों ही हो जाएगा पांडु, ठीक है। तीसरा शब्द में विशेषण कौन सा होगा, तीसरा, तो एक, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब क्रम होते हैं, ठीक है, क्रमवाचक। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से इनमें से किस वर्ग में आता है, बुद्धिहीन, बुद्धिहीन आता है विशेषण, ठीक। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, फिर से बताना। उचित, पांचवा, कुछ या तीन, तो कौन गुण बता रहा है कि ये उचित है या नहीं, ये उचित गुणवाचक हो गया, ठीक। तो ये हिंदी होगा। हिंदी सबसे आसान होती है यारों की, जब भी आप तैयारी करो, अगर आप डेली 1 घंटा हिंदी पढ़ने की आदत डाल लेंगे ना, 6 टॉपिक ही है हिंदी में, सिर्फ डेली 1 घंटा हिंदी पढ़ेंगे, मेंस में भी है, प्री में भी है, तो आप ये समझिए अगर 2 से 3 महीने 4 महीने आराम से पढ़ते हैं, एकदम शुरू से, जीरो से भी शुरू करते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। और आरो अगर अगली वैकेंसी की भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभी से नोट्स वगैरह सब लेके पूरा कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो अपना स्कोर अब कमेंट में बताइए, 200 में से आप कितने ला पाए। मैं इंतज़ार ज़रूर करूँगा आपके कमेंट का, प्लीज़। और बाकी आप हमारे टेस्ट सीरीज़ को इन नंबर पे कांटेक्ट करके लेके बढ़िया से टेस्ट सीरीज़ को आप चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं, नीचे OMR शीट भी आपको इस टेस्ट में मिलेगी, पूरा सोल्यूशन मिलेगा, या ऐप में भी आप कर सकते हैं। टाइमर लगा के प्लीज़ एक बार सेटिंग में टाइम देखिए आपको कितना लग रहा है, 200 में आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। काफ़ी अच्छा एनालिसिस आप कर लोगे इससे।